सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। बेटा नेक्स्ट अमेंडमेंट पेज नंबर 10 पर आप आएंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन। एज यू नो रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। अब रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो कि एक पर्सन को फॉलो करना होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सेक्शन 25 में जो डिस्कस्ड है उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है, विच आई बिलीव इज अ गुड अमेंडमेंट। एग्जामिनर उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। अमेंडमेंट का मैं आपको पहले ब्रीफिंग देता हूं बेटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी जो था वो इंडिया में जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ से हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी और उन्हें इससे बहुत उम्मीदें थी कि ये लॉ जो होगा ये उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट सरप्राइजिंगली उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इशू जो थी वो नोटिस किए। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम द गवर्नमेंट इज सेटल्ड विद अंडर जीएसटी इज द इशू ऑफ फेक इनवॉइसिंग। फेक इनवॉइसिंग, आई एम श्योर आप सब फेक इनवॉइसिंग को अच्छे तरीके से जानते हैं। आए दिन आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या टीवी में फेक इनवॉइसिंग की रिपोर्ट जरूर पढ़ते होंगे कि फलाना व्यक्ति फेक इनवॉइसिंग के केस में पकड़ा गया, इतने करोड़ रुपीस के, थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीस के फेक इनवॉइसेस का केस जो है वो जीएसटी के सामने आया। तो ये फेक इनवॉइसिंग होती क्या है, जो लोग नहीं जानते जस्ट उनके लिए बोल रहा हूं। अगर एक पर्सन जीएसटी के लॉ में रजिस्ट्रेशन अपने आप को करा लेता है और उसका रजिस्ट्रेशन कराने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो कोई सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की करता है जिसकी जीएसटी लायबिलिटी उसी देनी है इसलिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, रेदर देन वो पर्सन सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से रजिस्ट्रेशन कराता है कि वो किसी को कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं सप्लाई करेगा, रेदर देन वो तो झूठे डॉक्यूमेंट्स इनवॉइस बना करके मार्केट में पार्टीज को दे देगा ताकि वो सामने वाली पार्टीज उसके इनवॉइस के बेसिस पर जो है वो फ्रॉडलेंटली आईटीसी जो है वो अवेल कर सके। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, इनका किसी तरीके का कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई का बिजनेस नहीं है, पर ये जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं एंड वंस ही इज रजिस्टर्ड वो अपना सप्लाई के इनवॉइस काटने स्टार्ट कर देता है। वो सप्लाई कर नहीं रहा, ही इज नॉट मेकिंग एनी रियल सप्लाई, ही इज जस्ट क्रिएटिंग द इनवॉइसेस। और उस इनवॉइसेस के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सामने वाले पर्सन को ये कहता है कि मैं तुम्हें इनवॉइस दे दूंगा, इस इनवॉइस के बेसिस पर तुम अपना आईटीसी बुक कर लेना। और इस आईटीसी का तुम्हें फायदा क्या पहुंचेगा, आपको दो तरीके से फायदा पहुंच जाएगा। आपका रियल सप्लाई का बिजनेस है उसमें आपकी जो जीएसटी लायबिलिटी बनेगी उस जीएसटी लायबिलिटी में आप ये आईटीसी सेट ऑफ कर लेना और आपको अकॉर्डिंगली नेट कैश गवर्नमेंट को कम पे करना पड़ेगा। या फिर अगर आप आईटीसी रिफंड वाले केस में आ रहे हो तो आप इस फ्रॉडलेंट आईटीसी का जो है वो रिफंड क्लेम कर लेना। अच्छा, सामने वाला व्यक्ति उसको ये पता है कि वो इनवर्ट सप्लाई नहीं ले रहा, वो तो सिर्फ फेक इनवॉइस के बेस पर आईटीसी ले रहा है, बट फिर भी वो जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इसमें बेनिफिट दिखाई देता है। वो सामने वाले पर्सन को फेक इनवॉइस का कुछ बहुत ही कम अमाउंट 1-2% पे कर देता है, जबकि आईटीसी उसके पास काफी ज्यादा आ जाता है जिसका वो फ्रॉडलेंट तरीके से जो है वो बेनिफिट ले लेता है। ठीक है जी, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ फेक इनवॉइसिंग।
अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पर आईटीसी चला जाएगा, आईटीसी लेने की तो इतनी सारी शर्तें हैं। तो बेटा मुझे भी पता है बहुत सारी शर्तें हैं। ये जो पर्सन है जिसको ये फेक इनवॉइसिंग का गेम चलाना होता है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पार्टीज ढूंढते हैं जो इनसे फेक इनवॉइस लेने में इंटरेस्टेड है। ठीक है जी, फिर पार्टीज मिल गई। अब ये क्या करते हैं, अब उनके नाम के ये इनवॉइसेस काट देते हैं। उन इनवॉइसेस को ये अपनी जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर देते हैं। अब जब ये अपनी जीएसटीआर 1 में उसे शो कर देते हैं तो सामने वाले के ये जीएसटीआर 2A में भी आ जाते हैं, और सामने वाले के जब ये जीएसटीआर 2A में आ जाते हैं तो सामने वाला इनका आईटीसी अवेल करके उस आईटीसी का बेनिफिट भी ले लेता है। अच्छा, इस रजिस्टर्ड पर्सन ने इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किए, बट प्लीज ध्यान में रखिएगा वो अपनी जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करता, वो टैक्स नहीं पे करता, वो सिर्फ अपनी आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट फाइल करता है, सामने वालों को क्रेडिट पास ऑन कर देता है, जीएसटीआर 3B कभी फाइल नहीं करता। और जैसा कि आप जानते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पर अगर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगी फॉर सर्टेन पीरियड तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो बेटा ये आदमी क्या करता है, उस पीरियड के अंदर अंदर भर के इनवॉइसेस थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीस टैक्स इन्वॉल्व के काट देता है, और उसके बाद ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे उससे पहले ये खुद ही गायब हो जाता है। ऐसे लोगों को नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर। रजिस्ट्रेशन कराओ, इनवॉइसेस काटो, जीएसटीआर 1 फाइल करो ताकि वहां सामने क्रेडिट पहुंच जाए, टैक्स मत पे करो, टैक्स पे करने की सिचुएशन आए, डिपार्टमेंट वसूले, उससे पहले खुद ही जो है वो गायब हो जाओ, अनट्रेसेबल हो जाओ। अच्छा, अब गवर्नमेंट को जिस पर्सन ने आईटीसी लिया उसका तो रियल बिजनेस है, तो उस पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट की स्क्रूटनी से पता चला इसने जो आईटीसी लिया है वो फेक इनवॉइस के बेसिस पर लिया है, क्योंकि उसके सप्लायर ने तो कभी जीएसटीआर 3B फाइल ही नहीं करी। अब ये उस आदमी को पकड़ने जाते हैं कि उस आदमी के अगेंस्ट एक्शन लेंगे जिसने ये फेक इनवॉइस इशू किए, तो बेटा वो आदमी हो जाता है अनट्रेसेबल। अब वो अनट्रेसेबल हो जाता है तो फिर सजा किसको दे, किसके ऊपर पेनल्टी लगाए, गवर्नमेंट खाली हाथ रह जाती है। सर इस रजिस्टर्ड पर्सन से आईटीसी ले लो, बेटा इससे तो आईटीसी लेंगे ही, इससे जो एक्शन है वो तो लेंगे ही, लेकिन पॉइंट ये है ना कि उन्हें इससे आईटीसी लेने मात्र से तसल्ली नहीं मिलेगी। जो आदमी गलत था उसने इस एक आदमी को नहीं, उसने तो इस जैसे पता नहीं कितने आदमियों को फेक इनवॉइस के बेसिस पर क्रेडिट दिया होगा, तो उसको पकड़ना जरूरी है ताकि उससे रियल एक्शन जो है वो उसके अगेंस्ट लिया जा सके। बट वो आदमी अनट्रेसेबल हो जाता था, और उसकी वजह से डिपार्टमेंट जो था वो परेशान हो गया कि भाई साहब ये गलत लोग तो पकड़ में ही नहीं आ रहे। तो बेटा अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिचुएशन को टेक केयर करने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न जो थे वो इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे प्रोविज़न, अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिसमें से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो उन्होंने प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए वो जो होगा वो हम यहाँ पर जो होगा वो समझेंगे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या चेंज किए, उन्होंने कहा जी हमारा मेन कंसर्न क्या है कि ये गलत आदमी रजिस्ट्रेशन करा लेता है, फ्रॉडलेंट आईटीसी बांट करके गायब हो जाता है, तो हमें अपने रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसीजर में सुधार करना है। प्रोविजंस हमने ऐसे बना देने हैं कि जो रजिस्ट्रेशन कराए वो बाद में ऐसे ही गायब ना हो जाए, वो ट्रेसेबल रहना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में उन्होंने अमेंडमेंट करी, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, और उन्होंने ये कहा, लेटेस्ट अमेंडमेंट करी उन्होंने, सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से डील करता था, सेक्शन 25 को उन्होंने अमेंड किया बाय फाइनेंस एक्ट 2019, बाय फाइनेंस एक्ट 2019, ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने बोला कि ये पर्सन ट्रेसेबल रहे, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में ये बदलाव कर रहे हैं कि एक आदमी जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पर जो होगा वो दिया जाएगा। देखो अगर आप रजिस्ट्रेशन बेटा आधार के साथ लिंक कर देते हो तो डेफिनेटली पर्सन के नॉन ट्रेसेबल होने के चांसेस रिलेटिवली काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एलिमिनेट हो जाते हैं, बट डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो बेसिकली फेक इनवॉइसिंग में जो इशूअर था वो ट्रेसेबल रहे, उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर टाइट किया और प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट 2019 से ये बनाए कि जीएसटी में कभी भी रजिस्ट्रेशन किसी पर्सन को दिया जाएगा तो वो आधार ऑथेंटिकेशन के बेसिस पर दिया जाएगा ताकि पर्सन बाद में ट्रेसेबल रहे। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने लिखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, इस सीरीज में मैं आपको ये भी बोलता हूँ बेटा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती थी
कि जीएसटी बड़े स्मूथ तरीके से चले, सप्लायर्स को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, तो उन्होंने जीएसटी में जब इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बनाया था ना, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि भाई रजिस्ट्रेशन का सारा काम जो होगा वो पोर्टल बेस्ड होना है, इलेक्ट्रॉनिकली, और लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में ये लिखा हुआ था कि आप जब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने तो उसके 30 डेज़ में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आएगी हम आपको इमीडिएट बेसिस पर जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन देंगे। और उन्होंने 3 वर्किंग डेज़ की टाइम लिमिट जो थी वो लॉ में प्रोवाइड करी थी। अब ये 3 वर्किंग डेज़ की उन्होंने छोटी सी टाइम लिमिट लॉ में प्रोवाइड करी थी। इस टाइम लिमिट में उन्होंने ये विजुलाइज किया था कि जेन्यून लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको तकलीफ ना हो, उनको हम इमीडिएट बेसिस पर रजिस्ट्रेशन दे देंगे 3 दिनों में। उनकी प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन हम बाद में कर लेंगे रजिस्ट्रेशन देने के बाद। आप आज अप्लाई करोगे, आपको इंतज़ार ना करना पड़े, हम 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, और आपकी जो प्रीमाइसेस है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हम बाद में अगर ज़रूरत महसूस होगी तो जाके कर लेंगे। अब लोग उनकी इसी फैसिलिटेशन प्रोविज़न का मिसयूज करते थे। उनको ये पता था गवर्नमेंट तो विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन दे रही है, तो वो क्या करते थे, किसी भी एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन करा लेते थे और बाद में गायब हो जाते थे। गवर्नमेंट को परेशानी आई तो गवर्नमेंट ने अब क्या बोला कि भाई साहब आपको रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाएगा जब आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो किया जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब ये जो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन है ये सेक्शन 25 में इंट्रोड्यूस किए गए बाय फाइनेंस एक्ट 2019। इसको हमने ऑलरेडी अपने रेगुलर लेक्चर में किया था। इनमें अमेंडमेंट्स नहीं है, इनसे रिलेटेड रूल्स जो हैं उसमें अमेंडमेंट हुई है, तो वो सारी अमेंडमेंट अपने को समझनी है। मैं लेकिन आपको बेस से लेकर के चल रहा हूं। मैं आपको आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट 2019 ने जो इंट्रोड्यूस किए थे, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर रखे हैं, वो सब रिवाइज कराते हुए जो लेटेस्ट अमेंडमेंट अब हुई है वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट अ लिटिल बिट टेक्निकल है, आपको कई सारे लिंकेजेस की जरूरत पड़ सकती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी में उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन बेटा जो इंट्रोड्यूस किया वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस एक्ट 2019 से, जो कि ऑलरेडी आपके प्रीवियस अटेम्प्ट पर भी एप्लीकेबल था। इसमें उन्होंने क्या किया, सेक्शन 25 जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से डील करता था, इसमें उन्होंने 6A, 6B, 6C एंड 6D ये 4 सबसेक्शन जो थे वो इंट्रोड्यूस किए। 6A, 6B, 6C एंड 6D ये 4 सबसेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए। वो चारों सबसेक्शन वो मैंने नेक्स्ट पेज पर रिप्रोड्यूस करके दिए हैं। वो रेगुलर लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुके हैं, बट मैं यहाँ पूरे बैकग्राउंड के साथ चलूंगा तो वो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पर दिए हैं। उन चारों सबसेक्शन का जो नेट क्रक्स है वो डायग्रामेटिक समरी के तौर पर मैंने ये दिया हुआ है, जरा समझिएगा। अब उन्होंने कहा इन जर्नल प्रोविजन, अब उन्होंने ये बनाया, कंसीडरिंग दिस ग्रोइंग नंबर ऑफ फेक इनवॉइस केसेस, उन्होंने ये बनाया इन जर्नल आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो मैंडेटरी रहेगा। आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी रहेगा, ठीक है जी। उन्होंने बेटा 1 अप्रैल 2020 से ये स्टेप उठाया और कहा जी भाई साहब बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिए फेक इनवॉइस के केस, अब हम ये कहना चाहते हैं जी आपका आधार ऑथेंटिकेशन जीएसटी में जो होगा इन जर्नल जो होगा वो मैंडेटरी रहेगा। अब उन्होंने कहा कि आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो मैंडेटरी होगा। लोगों ने पूछा जी किसके लिए, 1 अप्रैल से आप मैंडेटरी कर रहे हो, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनका क्या करोगे, तो उन्होंने बोला जी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे, और जो अब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आए हैं हम उनके लिए भी बात करेंगे। उन्होंने बोला जी हमने 25 में 6A जो है वो बनाया उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको लेकर के आधार ऑथेंटिकेशन में हम क्या कहना चाहते हैं, और हमने 6B और 6C जो बनाया है ये हमने बनाया उन लोगों के लिए जो अब 1 अप्रैल 2020 के बाद हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो कैटेगराइजेशन पर ध्यान देना बेटा। कैटेगराइजेशन मैंने क्या बोला, हमारा 25 6A वो उन्होंने किसके लिए बनाया, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, एंड 6B एंड 6C ये इन्होंने किसके लिए बनाए, जो नए लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, कब, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस किए। सो फार एज एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन आर कंसर्न, जो ऑलरेडी 31 मार्च 2020 तक रजिस्टर्ड हो चुके थे, उनके लिए 25 6A में ये लिखा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी दे दिया गया है,
और उस टाइम पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था, कोई बात नहीं, बट आप सभी लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन विद इन सर्टेन प्रेस्क्राइब पीरियड कराना पड़ेगा, और नहीं कराओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हम मानेंगे। 25(6) में लिखा गया, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन दे आर सपोज टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, और अगर वो नहीं कराते हैं देन रजिस्ट्रेशन विल बिकम इनवैलिड। वेरी सिंपल थिंग, आप रजिस्टर्ड हो कोई बात नहीं, बट हम नहीं चाहते आप में से कोई अनट्रेसेबल हो जाए बाद में, तो आपको भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड, नहीं कराओगे तो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप लाइन पर ध्यान दे रहे हो, लाइन कह रही है विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड करा लेना। अब प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? प्रेस्क्राइब का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो वो रूल्स में बताएंगे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन को कितने टाइम में आधार ऑथेंटिकेशन करा लेना है, ठीक है। बट बेटा अभी उन्होंने रिलेटेड रूल्स नहीं बनाए हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, उनको अभी इन्होंने फॉर द टाइम बिंग डिस्टर्ब नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि आपके लिए हम थोड़ा रुक के बात कर लेंगे, अभी कम से कम जो नए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनको प्रॉपर हैंडल कर लेते हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनसे भी कराएंगे, उन्होंने बोला, लेकिन उसमें थोड़ा हम टाइम लगाएंगे। ऑलरेडी क्या है, जीएसटी में देयर आर सो मेनी इश्यूज, रिटर्न्स वगैरह में गवर्नमेंट वैसे ही बहुत बिजी है, तो उनको अभी डिस्टर्ब नहीं किया है, करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं किया है। मैंने लिखा प्रेजेंटली आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट ऑपरेशनल। सो इफ देयर इज एन ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन लाइक मी, जो विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको फॉर द टाइम बिंग के लिए कुछ नहीं करना है। रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ही रहेंगे और ऑपरेट करेंगे, अभी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। तो इन लोगों के लिए हमें और कुछ डिस्कस भी नहीं करना है, ठीक है। बात आती है जो नए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आ रहे हैं 1 अप्रैल 2020 के बाद, उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो उन्होंने बोला है जी, ये जो नए एप्लीकेंट आ रहे हैं इनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, इनको विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। और इनके लिए बेटा उन्होंने सबसेक्शन कौन से इंट्रोड्यूस कर रखे हैं? 6B एंड 6C। आप कहोगे सर 6B और 6C ये दो क्यों इंट्रोड्यूस किए? तो बेटा उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 6B उन्होंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आया, मतलब कोई सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आया, तो उसके लिए उन्होंने 6B बनाया और कहा जो भी इंडिविजुअल पर्सन जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहता है उसका आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा और फिर ही रजिस्ट्रेशन जो होगा वो दिया जाएगा। अब अगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई इंडिविजुअल नहीं आया, कोई अदर पर्सन्स है, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि देयर इज सम पार्टनरशिप फर्म, वो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहती है, या देयर इज सम कंपनी जीएसटी में वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, या लेट्स सपोज कोई एचयूएफ है जीएसटी में वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है। तो अब पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एचयूएफ या एनी अदर एंटिटी अदर देन इंडिविजुअल, वो अगर जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहती है, तो आपको पता है आधार तो इंडिविजुअल पर्सन का होता है, पार्टनरशिप फर्म का तो कोई आधार नहीं होगा, कंपनी का तो कोई आधार नंबर नहीं होगा, एचयूएफ का तो कोई आधार नंबर नहीं होगा। तो उन्होंने उस सोच के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया है कि अगर मिस्टर एक्स अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है जीएसटी में एज एन इंडिविजुअल, तो उसका आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा और फिर उसको सोल प्रोप्राइटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। पर अगर अदर एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल एंटिटीज वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो उनसे रिलेटेड पर्सन्स कुछ होंगे स्पेसिफाइड, उनका आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एचयूएफ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। कंपनी कराना चाहती है, डायरेक्टर्स का आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया। पार्टनर्स कराना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म कराना चाहती है तो पार्टनर्स का आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, अदर देन इंडिविजुअल के केस में आधार ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, और वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन होंगे, वो बेटा उन्होंने 6C में जो है वो स्पेसिफाई किए हुए हैं और कहा जी इनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो ही इस अदर एंटिटी को जो होगा वो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो मिलेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये 6B एंड 6C ये प्रेजेंटली ऑपरेशनल है। नए रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेंट इंडिविजुअल है तो 6B में उसका ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, और अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो 6C में
स्पेसिफाइड पर्सन जो उस एंटिटी से रिलेटेड है उनका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी है। मैं एक बार के लिए आपको 6B और 6C की कुछ लीगल लैंग्वेज दिखाता हूं ऑन द नेक्स्ट पेज। 6B and 6C. 6B says on and from the date of notification, basically 1 अप्रैल 2020, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such manner as the government may on the recommendation of council specify in the said notification. क्या कहना चाह रहे हैं ये कि भाई साहब हर वो इंडिविजुअल जो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए तभी एलिजिबल होगा जब वो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में आ जाए। और उसे आधार ऑथेंटिकेशन किस तरीके से कराना होगा, तो वो तरीका जो होगा वो क्या कह रहे हैं, वो जब हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे तो उस नोटिफिकेशन में जो होगा वो स्पेसिफाई कर देंगे। और बेटा उन्होंने इंडिविजुअल के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया 18/2020, नंबर यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, और जिसमें उन्होंने कह दिया कि इंडिविजुअल एप्लीकेंट जो होगा वो आधार ऑथेंटिकेशन कराएगा और आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए रूल 8 ऑफ CGST रूल्स में बताया जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन किस तरीके से जो होगा वो किया जाएगा, किस तरीके से जो होगा वो किया जाएगा, द मैनर ऑफ डूइंग आधार ऑथेंटिकेशन। वो नोटिफिकेशन ने कह दिया जी रूल 8 जो बना हुआ है उसमें हमने क्लियर जो है वो कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब 6C की अगर बात करूं तो 6C बात करेगा अदर देन इंडिविजुअल की। 6C कहता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन विच इज बेसिकली 1 अप्रैल 2020, एवरी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, एवरी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। तो इसमें बेटा पार्टनरशिप फर्म आ गई, कंपनी आ गई, HUF आ गई, और भी कोई भी एंटिटी आ गई अदर देन इंडिविजुअल, शेल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। तो अदर एंटिटीज वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए तभी एलिजिबल होंगी जब वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएंगी। अच्छा, आधार ऑथेंटिकेशन कराएं ऑफ आधार नंबर, किसका? अब इन एंटिटीज का आधार नंबर नहीं होगा, इनसे रिलेटेड पर्संस का होगा। तो वो बता रहे हैं जी किनका आपको कराना पड़ेगा। तो वो कहते हैं जी कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के केस में, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के केस में, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी और एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, authorized signatory and such other class of person in such manner as the government may on the recommendation of council specify in the said notification। ध्यान दीजिएगा, अदर देन इंडिविजुअल अगर कोई एंटिटी GST में रजिस्ट्रेशन कराएगी तो रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन होगा, किसका? ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन जो इन्होंने नीचे लिखे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं जी, कर्ता हो गया, पार्टनर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो गए, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ऑथराइज सिग्नेचर हो गए, या सच अदर क्लास ऑफ पर्सन, इनका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। और किस तरीके से किया जाएगा वो ये कह रहे हैं जी, इसका जो नोटिफिकेशन हम इशू करेंगे ना उसमें बताएंगे। और बेटा इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट पेज पर मैंने दिया हुआ है, वो उन्होंने इशू किया 19/2020। तो इंडिविजुअल पर्सन के केस में उस इंडिविजुअल का आधार ऑथेंटिकेशन होगा विद दिस रिलेटेड नोटिफिकेशन, और तरीका रूल 8 का। एंड अदर एंटिटीज के केस में ये पर्सन्स है, इनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा एज पर द कोरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन, मैनर रूल 8 में ही बताई जाएगी। अच्छा, अब जरा 6C में जरा ध्यान रखिएगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब 6C में उन्होंने क्या बोला कि किसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। बेटा यहाँ लिखा करता, आई होप आप इसे रिलेट कर सकते हैं HUF के साथ। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, आप इसे रिलेट कर सकते हैं कंपनी के साथ। पार्टनर्स, आप इसे रिलेट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऑब्वियस आएगा, पार्टनरशिप फर्म में आपके कई सारे पार्टनर्स हैं, मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, क्या चारों का आधार ऑथेंटिकेशन होगा या कुछ का होगा? तो उन्होंने क्या लिखा, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने? वो क्या कह रहे हैं जी, वो हम नोटिफिकेशन जो इशू करेंगे उसमें बताएंगे ना कि कितना नंबर ऑफ पार्टनर्स के आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत है।
चारों की जरूरत होगी तो बोलेंगे ऑल द पार्टनर्स, और अगर कुछ की जरूरत होगी तो हम बताएंगे नोटिफिकेशन में कि कितने के आधार ऑथेंटिकेशन से काम चल जाएगा। ऐसे ही कोई मैनेजिंग कमिटीज के मेंबर्स हैं या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, सबका कराना होगा तो सबका बोलेंगे, नहीं तो जितने का काम चल जाएगा हम बताएंगे ना। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ओहो सर मतलब अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर उसका तो आधार ऑथेंटिकेशन होगा ही, और साथ में कंपनी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का भी होगा। बेटा सेक्शन कह रहा है वो चीज नोटिफिकेशन बताएगी कि किन किन का कराने वाले हैं। यहां तो हम बता रहे हैं इन इन लोगों का करा सकते हैं, एक्चुअल में इंप्लीमेंट कराएंगे तो किसका कराएंगे वो हम नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा, फिर एक बार लिखा हुआ है ऑथराइज सिग्नेटरी, यहां पर भी ध्यान देना, ऑथराइज सिग्नेटरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। ऑथराइज सिग्नेटरी से हमारा क्या मतलब होता है बेटा, जीएसटी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी एक पोर्टल बेस्ड टैक्स है, तो जो भी एंटिटी रजिस्ट्रेशन कराएगी उसको पोर्टल्स के थ्रू फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, जैसे रिटर्न्स फाइल करनी है, कुछ भी करना है, तो जब भी एक एंटिटी रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको बताना होता है कि वो जो रजिस्ट्रेशन करा रही है उसमें जो वेब पोर्टल ऑपरेट करेगा उसके बिहाफ पर वो कौन करेगा, और जिस भी पर्सन को वो ऑथराइज करते हैं कि हमारे बिहाफ पर जीएसटी पोर्टल ये ऑपरेट करेगा, हमारी अगर रिटर्न जाएगी तो बेसिकली ये ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, तो वो पर्सन हमारा कहलाया जा रहा है ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, ऑथराइज सिग्नेटरी बेसिकली कौन हो गया, ये वो पर्सन हो गया हु इज ऑथराइज टू ऑपरेट द जीएसटी अकाउंट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द जीएसटी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी की जब रिटर्न फाइल हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर वो पोर्टल पर जा कर के कंपनी की रिटर्न फाइल करे, ज़रूरी नहीं है, उसका टाइम प्रीशियस है, तो वो क्या कर सकता है, किसी एक्स पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकता है कि भाई कंपनी के लिए जो भी रिटर्न्स फाइलिंग का काम होगा मतलब पोर्टल पर वो ये पर्सन करेगा, और वो आपको रजिस्ट्रेशन लेते टाइम बेटा बताना होता है कि दिस इज़ द ऑथराइज सिग्नेटरी। सर क्या ऑथराइज सिग्नेटरी एक ही पर्सन होता है या ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा। ऑथराइज सिग्नेटरी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी और एक होता है अदर्स, या आप उसको सेकेंडरी ऑथराइज सिग्नेटरी कह सकते हो। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो आपको वो सारी डिटेल देनी होती है कि भाई दिस पर्सन इज द प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एंड दीज आर द अदर ऑथराइज सिग्नेटरी, वो सारी डिटेल आपको देनी होती है। अब वो कह रहे हैं जी जो हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे ना, उस नोटिफिकेशन में हम आपको बताएंगे कि अदर देन इंडिविजुअल के केस में हम किन किन पर्सन्स का आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कराना चाहते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं HUF इज रन बाय कर्ता। ठीक है जी, इसमें HUF में और भी मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, क्या हम कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे या सभी मेंबर्स का कराएंगे, और हो सकता है इन्होंने किसी पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी अलग से अपॉइंट किया हो, तो क्या हम उस ऑथराइज सिग्नेटरी का भी कराएंगे, मतलब सबका कराएंगे या किसका कराएंगे। तो वो कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि हम कितने दायरे तक आधार ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं। आप प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा, पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, उन चारों का आधार ऑथेंटिकेशन कराऊं, फिर अगर उनका कोई ऑथराइज सिग्नेटरी कोई अलग है उसका भी कराऊं, तो गवर्नमेंट को देखना है टू व्हाट एक्सटेंट वो जो है वो ये बर्डन डालेंगे। तो नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, और उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है वो नोटिफिकेशन अब जरा नेक्स्ट पेज पर पढ़िएगा, उन्होंने नोटिफिकेशन क्या बोला, नोटिफिकेशन 19/2020। ठीक है, उन्होंने ये बोला फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन एज स्पेसिफाइड इन रूल 8 इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है, अगर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा 18/2020 जो पीछे नोटिफिकेशन था। पर अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एंटिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आई है तो फिर आधार ऑथेंटिकेशन इन लोगों का कराया जाएगा। नंबर 1 ऑथराइज सिग्नेटरीज ऑफ ऑल टाइप, नंबर 2 मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड नंबर 3 कर्ता ऑफ HUF, कर्ता ऑफ HUF। बेटा सेक्शन बहुत सारे लोगों को कवर करने की गुंजाइश दे रहा था, बट उन्होंने एक्चुअल में कितने लेवल तक आधार ऑथेंटिकेशन रखा, कितने लोगों को उन्होंने पकड़ करके रखा नॉन इंडिविजुअल के केस में, वो इस नोटिफिकेशन से पता चला। अब मैं आपको बताऊं कि क्या होगा। मान लीजिए कोई कंपनी
जीएसटी में आधार रजिस्ट्रेशन करा रही है और मैं आपसे पूछता हूं जी आधार ऑथेंटिकेशन किसका कराना पड़ेगा, तो बेटा कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर है, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, ठीक है। लेट्स सपोज ये 3 डायरेक्टर्स हैं। अब इसमें जो है डायरेक्टर 1 जो है, लेट्स सपोज कंपनी ने इसे ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया, लेट्स सपोज डायरेक्टर 1 को। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रही है, ये 3 डायरेक्टर्स है जिसमें से डायरेक्टर 1 इज ओनली द ऑथराइज सिग्नेटरी, लेट्स सपोज। तो आधार ऑथेंटिकेशन किसका होगा, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा आधार ऑथेंटिकेशन ऑथराइज सिग्नेटरीज ऑफ ऑल टाइप। तो डायरेक्टर 1 क्या ऑथराइज सिग्नेटरी है, यस, इसका आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये पार्टनरशिप फर्म का केस नहीं है। कर्ता ऑफ एचयूएफ, ये एचयूएफ का केस नहीं है। कहने का मतलब कंपनी के केस में आधार ऑथेंटिकेशन सिर्फ किसका होगा, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे। अच्छा, अगर आधार वो ऑथराइज सिग्नेटरी कई सारे हों, प्राइमरी सेकेंडरी, तो क्या सबका होगा, यस, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स। मैं बात करता हूं आपके साथ पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में लेट्स सपोज पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। इसमें से पार्टनर 1 जो है वो मैनेजिंग पार्टनर है, पार्टनर 2 एंड पार्टनर 3, मान लीजिए पार्टनर 2 भी मैनेजिंग पार्टनर है, पार्टनर 3 लेट्स सपोज मान लेते हैं वो मैनेजिंग पार्टनर नहीं है पर वो ऑथराइज सिग्नेटरी है, लेट्स सपोज एज एन एग्जांपल। तो अब आधार ऑथेंटिकेशन अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी तो किसका होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप। तो पार्टनर 3 ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसका तो रजिस्ट्रेशन होना, आधार ऑथेंटिकेशन होना ही होना है। उसके अलावा जो पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 हैं, जो मैनेजिंग पार्टनर है, अगर वो ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं भी हैं बट क्योंकि वो मैनेजिंग पार्टनर है तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो होना है। ऐसे ही एचयूएफ के केस में कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन होगा, मेंबर्स का नहीं होगा। पर अगर कोई मेंबर ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया गया है तो फिर उसका भी आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो किया जाएगा। आर यू क्लियर एज टू दिस? तो ये हो गए बेटा आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। वापस आता हूं आपके पास अपना जो पहला बेसिक चार्ट था उसके ऊपर, तो दोहरा लेता हूं एक बार फिर से। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है 1 अप्रैल से पहले, उनका आधार ऑथेंटिकेशन अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। बट 1 अप्रैल के बाद जो भी नया एप्लीकेंट आएगा उसको आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल के लिए 25(6)(b) बात कर रहा है और इसका नोटिफिकेशन इशूड है 18/2020, जिसने बोल रखा है इंडिविजुअल एप्लीकेंट के केस में वो इंडिविजुअल का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। 6B बात कर रहा है अदर एप्लीकेंट मे बी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एचयूएफ और एनी अदर, उनके केस में स्पेसिफाइड पर्सन जो भी नोटिफिकेशन नंबर 19/2020 में कवर हैं उनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। और इसको याद रखने के लिए आप सिंपली ध्यान में रख सकते हैं जी भाई साहब, ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी जीएसटी पोर्टल पर काम करेगा उस एंटिटी के लिए वो तो होना ही होना है, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी है। इसके अलावा मैनेजिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का पकड़ा गया है एंड कर्ता जो है वो एचयूएफ का जो है वो पकड़ा गया है, याद रख लेंगे, यस। अच्छा जी, और सुनिएगा बेटा, अब उन्होंने साथ में अब 25(6)(b) और 6C जो भी बनाए उन्होंने इसमें एक गुंजाइश छोड़ी, उन्होंने इसमें जो है वो एक गुंजाइश छोड़ी। अब उन्होंने बोला जी वैसे तो हमने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है, पर ये जो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, हो सकता है कोई इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, हमने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी तो किया है पर उसके पास आधार है ही नहीं। अच्छा, आप सभी जानते हैं एज पर द लॉ, आधार से रिलेटेड जो लॉ है उसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को आधार लेना ज़रूरी है। आधार बेसिकली क्या है, जिन लोगों को गवर्नमेंट कोई सब्सिडी या बेनिफिट देती है उन लोगों के लिए बेसिकली आधार इशू किया जाता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी या बेनिफिट मिलना है तो आपके पास आधार होना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज हो सकता है आपने आधार लिया ही ना हो, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ भाई मैं हूँ, अपना खाता हूँ, कमाता हूँ, लेट्स सपोज, और गवर्नमेंट से मैं किसी तरीके की कोई सब्सिडी या बेनिफिट नहीं लेता तो मैंने टिल डेट लेट्स सपोज आधार नहीं लिया है। अब अगर मैंने आधार नहीं लिया है लेकिन मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ तो क्या मुझे आधार कंपल्सरीली पहले लेना पड़ेगा और फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा? मतलब मैं आधार नहीं लेना चाहता पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मुझे पहले आधार लेना पड़ेगा और फिर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा? उन्होंने बोला जी ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला जी आपके पास अगर आधार है
तो आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा, फिर रजिस्टर्ड किए जाओगे। बट इन केस आपके पास आधार नहीं है तो हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप आधार लो। आधार है तो आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, फिर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। बट इन केस आपके पास आधार नहीं है तो हम आपको ये फोर्स नहीं कर रहे कि आधार लो और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर हम आपको उसके बगैर भी रजिस्ट्रेशन देंगे, लेकिन उस केस में हमारी जो प्रॉब्लम थी कि गायब हो जाते हैं लोग, ऐसा ना हो, उसको एश्योर कराने के लिए हम आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किसी और तरीके से करेंगे, 25(6)B 25(6)C दोनों में ही प्रोविज़ो हैं जो ये कहते हैं कि अगर 6B या 6C में कवर होने वाले पर्सन, उनके पास आधार नहीं है पर उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उन्हें कंपल्सरी नहीं है कि आधार लें। उस केस में वो विदाउट आधार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द ओनली पॉइंट इज दैट हम ये एश्योर कराने के लिए कि वो जेन्यून पर्सन्स हो, हम उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अदर रीजनेबल तरीके जो होगा वो यूज करेंगे। तो नीचे मैंने चेन बनाई, कंप्लायंस विद आधार ऑथेंटिकेशन किस तरीके से जो होगा वो गवर्नमेंट करेगी। उन्होंने बनाया, उन्होंने बोला जी आधार ऑथेंटिकेशन 6B 6C में मैंडेटरी है। अब अगर जिसके लिए मैंडेटरी कर दिया उसके पास आधार है तो वो आधार ऑथेंटिकेशन करा ले, हम उसका रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन अगर उसके पास आधार है ही नहीं तो ये फोर्स नहीं है लो मत लो, उस केस में लेकिन आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अदर अल्टरनेट एंड वायबल मीन्स से हम करेंगे। और जब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से हम संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद ही हम आपको जो होगा वो रजिस्ट्रेशन देंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दिस अल्टरनेट एंड वायबल मीन्स। तो बेटा अल्टरनेट और वायबल मीन्स जिससे वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे वो उन्होंने रूल 9 ऑफ CGST रूल्स में लिखे हुए हैं और रूल 9 में अमेंडमेंट हुई है। रूल 9 में अमेंडमेंट हुई है। आपको पहले जो अल्टरनेटिव मीन्स दिए गए थे वो चेंज किए गए हैं, अब अल्टरनेटिव मीन्स जो हैं वो नए दिए गए हैं। और वो क्या है वो मैं आपके साथ जो होगा वो डिटेल में जो होगा वो डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। आज ओके विद दिस। यहाँ हमारे पास ये अमेंडमेंट का एरिया है कि एक पर्सन जिसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है वो आधार रखता है, ऑथेंटिकेट करा ले, ख़त्म करे स्टोरी। बट अगर उसके पास आधार नहीं है तो या तो भाई आधार ले लो फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, और अगर नहीं लेना चाहते आप आधार तो फिर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अदर तरीकों से आपको कुछ तरीके और ऑफर किए जाएंगे और वहाँ से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ठीक है जी, ये चार्ट जो होगा ना जब आप सारा मेरे साथ कर चुके हो फिर उसके बाद एज अ होल पढ़ लेना, आपको ये सारा माइंड में जो होगा वो सेट हो जाएगा। सो जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस हुए। 25(6) से ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था, नहीं ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए। 6B 6C दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। जो नई एप्लीकेशन अब आ रही हैं 1 अप्रैल 2020 के बाद उनके लिए 6B में इंडिविजुअल एप्लीकेंट है एंड 6C में अदर्स है। इंडिविजुअल के केस में उसका खुद का आधार ऑथेंटिकेशन होना है, अदर्स के केस में स्पेसिफाइड पर्संस जो कि नोटिफिकेशन में बताए गए हैं उनका आधार ऑथेंटिकेशन होना है। और वो स्पेसिफाइड पर्सन प्लीज़ आप याद रख करके जाएंगे वो कौन है, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्राइमरी सेकेंडरी हर तरीके के, और मैनेजिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में, एंड HUF के केस में करता। क्लियर है? अच्छा, फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बेटा उन्होंने 6D भी एक बनाया। 6A 6B 6D वो तो कहते थे आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। 6D ऑन दी अदर हैंड कहता है कि आधार ऑथेंटिकेशन से कुछ लोग एग्जेम्प्ट रहेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन से कुछ लोग एग्जेम्प्ट रहेंगे। और 6D बेसिकली आपका ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी कि वो नोटिफिकेशन इशू करके ये बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन एग्जेम्प्ट रहेगा।
या कौन सा ऐसा स्टेट होगा जहां फॉर द टाइम बिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो एग्जिम्प्ट रहेगा, वो पावर उन्होंने 6D में अपने पास रखी हुई है। जर्नल रूल कराएंगे आधार ऑथेंटिकेशन, बट एग्जम्पशन अगर किसी व्यक्ति या किसी स्टेट को देनी है तो वो पावर उन्होंने 6D में अपने पास रखी हुई है। 6D कहता है गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट आधार ऑथेंटिकेशन फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन या फिर फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये पावर बेटा उन्होंने अपने पास रखी हुई है। सर इस पावर को रखा है या यूज भी किया है? उन्होंने यूज भी किया है बेटा। उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन किसी स्पेसिफिक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए तो एग्जेम्प्ट नहीं किए, पर हाँ कुछ पर्संस को उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट किया है और उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है 17/2020, जिसमें उन्होंने कहा ये लोग आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट है। नंबर 1, पर्सन नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन है, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, तो ऑब्वियसली उसके पास आधार नहीं होगा। अब लेकिन उन्होंने क्या बोला, इस व्यक्ति को हम परेशान नहीं कर रहे, उसको आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सुनिएगा, अब इस पर्सन के पास आधार नहीं होगा तो ये आधार ऑथेंटिकेशन करा ही नहीं सकता। सर तो इसका आइडेंटिफिकेशन अदर मीन से कर ले? नहीं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जी हम इसको, ये जो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन हमने इंट्रोड्यूस किए ना, उसके दायरे से ही बाहर रख रहे हैं। इस व्यक्ति को ये मान लेना है जैसे आधार ऑथेंटिकेशन की जो भी बात हमने लिखी है वो इसके लिए हमने लिखी ही नहीं है। तो इफ अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको अगर रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसे कोई टेंशन नहीं है बेटा, वो नॉर्मल तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और उसको नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। उसका ना तो कोई आधार ऑथेंटिकेशन होना, ना ही अल्टरनेटिव तरीके से उसकी कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी। हमने उसको इन प्रोविजन से ही बाहर करके रखा है। सिमिलरली पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को तो कवर किया है, अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है जी, इंडिविजुअल को छोड़ दिया, और मैनेजिंग पार्टनर, ऑथराइज सिग्नेटरी और कर्ता, इन सबको भी छोड़ दिया। वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता ही दिया। भाई इंडिविजुअल का आधार ऑथेंटिकेशन 6B में कवर है, 6C में बाकी सब आते थे, लेकिन क्या नोटिफिकेशन से सबका कराया? नहीं, सिर्फ 3 ही लोगों का कराया। तो बाकी जितने भी लोग थे वो उन्होंने यहाँ मेंशन करके छोड़ दिए जी, उनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा ये वाले पर्सन्स हैं 6D में जो आ रहे हैं, इनका किसी तरीके का कोई आधार ऑथेंटिकेशन या फिर कोई अदरवाइज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा। ना तो आधार ऑथेंटिकेशन होगा और ना ही अदर कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अदरवाइज जो रूल लाइन में है वो होगा। इन लोगों को इस अमेंडमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, इन लोगों को बाहर रखा गया है। हाँ, इन लोगों को साइड कर दो, अदर, इंडिविजुअल और ये 3 केसेस, इनको प्रॉपर आधार ऑथेंटिकेशन के फ्लो से गुजरना है। या तो आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, नहीं करा सकते हो तो फिर अल्टरनेटिव तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही आपको जो होगा वो रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? होपफुली ये सब क्लियर है। अभी मैंने आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं कराई, अभी तो मैंने सिर्फ आपको प्रोविजन रिकलेक्ट कराए हैं जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है और जो लास्ट टाइम तक आपके सिलेबस में भी थे। अब नया क्या चेंज हुआ है वो तो मैं अब बताऊंगा, कि नया क्या चेंज हुआ है वो मैं अब बताऊंगा। और उस नए को समझाने के लिए मैंने एक टाइम स्केल का डायग्राम लेटेस्ट ड्रॉ किया है, वो आपके अमेंडमेंट बुकलेट में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए नया बनाया है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसे शेयर कर दूंगा, आप अभी जो है वो सुन लीजिएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड आधार ऑथेंटिकेशन, और हम किसकी बात कर रहे हैं? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उससे रिलेटेड आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस क्या हैं, हम ये आपके साथ बात करना चाहते हैं। और ये आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन कहाँ से आए हैं? सेक्शन 25 की अमेंडमेंट से, जिसमें से 6A एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में है, बट आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। 6B और 6C, 6B इंडिविजुअल के लिए एंड 6C में अदर एंटिटीज के केस में रजिस्ट्रेशन, हमें मेनली मतलब है 6B और 6C से। 6D से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों? बिकॉज 6D वाले पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन से प्रोटेक्ट करके बाहर जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो 6B और 6C में जो आते हैं, 6D की बात नहीं करूँगा, 6B और 6C में जो आते हैं उनकी मैंने यहाँ टाइमलाइन जो है वो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं बेटा।
आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविज़न आए हैं फाइनेंस एक्ट 2019 से, ठीक है। और पहली डेट अकॉर्डिंगली आपको ध्यान में रखनी है 1 जनवरी 2020। एग्जाम नहीं पूछेगा, मैं वैसे कह रहा हूँ सीक्वेंस को समझने के लिए ध्यान में रखनी है। फाइनेंस एक्ट 2019 1 जनवरी 2020 को इनेक्ट कर दिया गया था। फाइनेंस एक्ट 2019 से ये 25(6)(b एंड 6(c) ये ऑपरेशनल किए गए थे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान में रखना फाइनेंस एक्ट 2019 1 जनवरी को आया था, लेकिन ये जो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस हैं ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इफेक्टिव कराए बाय इशूइंग नोटिफिकेशन एट अ लेटर डेट, विच डेट इज 1 अप्रैल 2020। डेट आपको याद नहीं रखनी है, मैं सिर्फ सीक्वेंस समझाना चाह रहा हूँ। 1 जनवरी 2020 को फाइनेंस एक्ट ने 25(6)(b एंड 6(c) इंट्रोड्यूस कर दिए। 1 जनवरी 2020 से पहले जीएसटी लॉ में आधार ऑथेंटिकेशन के कोई प्रोविज़न ही नहीं थे। तो 1 जनवरी 2020 से पहले मिस्टर एक्स जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन कराता था तो विदाउट एनी आधार ऑथेंटिकेशन और अल्टरनेटिव आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता था, सिंपल। 1 जनवरी से आधार ऑथेंटिकेशन की स्टोरी तो आ गई, बट वो इफेक्टिव नहीं कराई गई। मतलब अगर 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल 2020 के बीच में भी अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उसके ऊपर भी आधार ऑथेंटिकेशन वाली कहानी नहीं आई होगी, ठीक है जी। प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए थे बट ऑपरेशनल नहीं किए थे, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। चलिए, ये हमारा फोकस का मुद्दा नहीं है। हमारे फोकस का मुद्दा है 1 अप्रैल 2020 के बाद क्या कहानी हुई। 1 अप्रैल 2020 से कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशंस इशू कर दिए गए। इंडिविजुअल के केस में उसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है एंड अदर एंटिटीज़ के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग पार्टनर और कर्ता, इनको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। ये बात लागू कर दी गई, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, जिसको हम एंड में जाकर के एक्सटेंड करेंगे विद अ मोर डेट 21 अगस्त 2020। ये डेट ये है इंपॉर्टेंट बिकॉज 21 अगस्त 2020 से आधार ऑथेंटिकेशन एंड रिलेटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोविजन में फिर से चेंज किए गए हैं। 1 अप्रैल 2020 से इंट्रोड्यूस हुए एंड 21 अगस्त 2020 से इनमें सब्सटेंशियल चेंजेस कर दिए गए हैं। आपको एग्जाम में जो याद रखने होंगे वो 21 अगस्त 2020 एंड ऑनवर्ड जो अब एग्जिस्ट कर रहे हैं वो याद रखने होंगे। पर उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए मुझे आपको हिस्टोरिकली ये थियोरी भी पढ़ानी पड़ेगी कि 1 अप्रैल 2020 से जो आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए थे वो थे क्या। तो सुनिएगा, वो प्रोविजन ये थे, जो भी व्यक्ति 25(6)(b) या जो भी व्यक्ति 25(6)(b) या 25(6)(c) में अल्टरनेटिवली में आधार ऑथेंटिकेशन में कवर हो रहा था, उसको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी करा दिया गया था। और कहा गया था आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो तो फिर रजिस्ट्रेशन अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो बिकॉज आपके पास आधार नहीं है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन अलग तरीके से मिलेगा। आई एम रीस्टेटिंग दिस। बेटा, आधार ऑथेंटिकेशन उन्होंने मैंडेटरी कराया, बट साथ में इस बात को एक्नॉलेज किया कि जिसके पास आधार नहीं है उसे ज़बरदस्ती जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ना लेना पड़े, उसको उन्होंने अल्टरनेटिव मीन्स दिए थे। अब हमारे पास हुआ क्या था, रजिस्ट्रेशन लेते टाइम 2 कैटेगरी डेवलप हो गई थी कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जा रहा है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इंडिविजुअल के एंगल से पूरी स्टोरी बोलूँगा, आसान रहेगा कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। अब आधार ऑथेंटिकेशन उसके लिए मैंडेटरी है
और प्रोविज़न ये बनाए गए थे कि भाई साहब आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, कराओगे तो ये प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, और अगर आप नहीं कराओगे तो आपकी अल्टरनेटिव तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी है, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कुछ अलग चलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। प्रोविज़न ये बनाए गए थे, जो व्यक्ति लायबल है फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और वो आधार ऑथेंटिकेशन करा लेता है, और वो आधार ऑथेंटिकेशन करा लेता है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन नॉर्मल तरीके से दिया जाएगा। आपको होगा सर नॉर्मल तरीके से हमारा मतलब, बेटा जीएसटी में जब तक आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविज़न नहीं थे था ना, एक टाइम जब जीएसटी में कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता था, तो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे लेते थे? सिंपल, वो अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देते थे, GST REG 01 ऑनलाइन एप्लीकेशन होती थी, आपको याद है? इसमें पार्ट ए पहले फिलअप करते थे, जिसमें अपना पैन नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर देते थे। उस सबका जब वैलिडेशन हो जाता था तो उसके बाद वो पार्ट बी में अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल देते थे और रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे। और आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जब इस तरीके से ए और बी दोनों पार्ट मिला करके कंप्लीटली सबमिट हो जाती थी, तो उसके बाद आपको 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता था। आपको 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता था। आधार था ही नहीं उस टाइम पर, सिंपली एप्लीकेशन जाती थी पार्ट ए पार्ट बी, और उसके बाद 3 वर्किंग डेज में आपको जो था वो रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता था। अब वो क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 के बाद आपके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन आ गया है और आप आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो, तो आपने एप्लीकेशन दी REG 01, पार्ट ए और पार्ट बी भरा, और साथ ही में आधार ऑथेंटिकेशन भी करा दिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन नॉर्मल तरीके से दे दिया जाएगा। मतलब 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपकी प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन हम नहीं करते थे रजिस्ट्रेशन देने से पहले, और वो हम अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा, आपको नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो हमें तसल्ली हो गई कि आप ट्रेसेबल रहोगे। आपकी प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन ना तो हम पहले करते थे, ना ही अब हम करेंगे, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। मैंने नीचे लिखा, विदाउट कंपल्सरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन, प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइस। तो अगर मिस्टर एक्स 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, वो अपनी एप्लीकेशन पार्ट ए पार्ट बी भरेगा, साथ ही में आधार ऑथेंटिकेशन करा लेगा, और 3 दिन के अंदर हम उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। हम उसकी प्रीमाइस का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन विदाउट ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम बोलेंगे ठीक है, आधार हो गया, बहुत है, तेरी प्रीमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन हमें नहीं करना। हाँ, बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आके कर लेंगे, पर हम तेरा कंपल्सरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। दीज वर द प्रोविजंस। आर यू ओके? अच्छा, अब अगर यही पर्सन जो कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल है लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराता है, तो गवर्नमेंट यह कहती है कि भाई साहब, अब क्योंकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा, आपने एप्लीकेशन तो दे दी पर एप्लीकेशन के साथ आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया। आई होप आधार ऑथेंटिकेशन आप सबको क्लियर है। बेटा, आपका आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? आपको ईमेल और मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आता है और आपको वो कंफर्म करना होता है, तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है। लेकिन आपने नहीं कराया तो वो कहते कोई बात नहीं जी। अब अगर आपने आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है तो फिर आपको अल्टरनेटिव तरीक़ों से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और जब हम अल्टरनेटिव तरीक़ों से आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद ही हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। आधार करा लिया तो ले जाओ रजिस्ट्रेशन फटाफट, नहीं आधार कराया तो पहले अल्टरनेटिव तरीक़ों से आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। अब वो अल्टरनेटिव तरीका उन्होंने क्या बताया था? वो बेटा उन्होंने ये बोला था जी, अल्टरनेटिव तरीका ये रहेगा कि आप जिस प्रीमाइस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आपकी जो भी वो प्रीमाइस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका जो भी है, हम उसका पहले आकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। कंपल्सरी होगा। आधार करा लेते हो
तो हम नहीं आपकी प्रीमाइस में इंटरेस्टेड, लेकिन अगर आप आधार नहीं कराते हो तो आपकी प्रीमाइस का हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन देने से पहले। प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कंपलसरी। डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होगा, वो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आएगा, वहाँ आकर के चेक करेगा कि हाँ आप कह रहे हो यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या सही में ये आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, दिखाई दे रहा है कि हाँ आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हो। फोटोग्राफ वगैरह सब खींचेगा, साइट पर अपलोड करेगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट डालेगा, सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि हाँ दिस इज अ जेन्यून केस, कि ये सप्लायर फ्लाई बाय नाइट कैटेगरी का ऑपरेटर नहीं है, ये एक्चुअल में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ सेटअप करके बैठा हुआ है। और ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन हमने करनी है ये हम 60 डेज तक कभी भी कर सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि 3 वर्किंग डेज में ये सब हो जाएगा, नहीं भाई साहब, इसमें तो टाइम लगेगा। तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपका तरीका क्या है, आपकी प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी पहले वो होगा, और वो 60 दिन तक कभी भी कर सकते हैं। और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में जब हम सब कुछ ओके पाएंगे, देयर आफ्टर हम आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ग्रांट करेंगे। देयर आफ्टर हम आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ग्रांट करेंगे। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलने में टाइम लगेगा। आप चाहते हो रजिस्ट्रेशन जल्दी मिले तो फिर आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, 3 वर्किंग डेज में ले जाओ। और अगर आप नहीं कराते हो तो बी रेडी कि नाउ रजिस्ट्रेशन ग्रांट इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसमें टाइम लगेगा, एंड उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो दिया जाएगा। ये बेटा ये उन्होंने प्रोविजंस बेसिकली इंट्रोड्यूस किए हुए थे, इनमें चेंज हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये उन्होंने प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए हुए थे। अच्छा अब सुनो, इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो। पहले तो एक रफली माइंड में ध्यान में रख लो, टाइमली रजिस्ट्रेशन चाहिए, जल्दी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आधार करा लो, 3 वर्किंग डेज में ले लो। और नहीं कराओगे तो फिर डिलेड मिलेगा, वेरिफिकेशन होगी 60 दिनों में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है, एक और एसेंशियल डिफरेंस जो था वो सुनिएगा। जीएसटी के लॉ ने रजिस्ट्रेशन में एक डीम्ड रजिस्ट्रेशन का भी कंसेप्ट बनाया हुआ था। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ये कहता था, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ये कहता था, सुनिएगा एक बार के लिए, इसको भूल जाए। वो कंसेप्ट ये कहता था, जीएसटी लॉ जब बना था वो ये कहता था कि अगर कोई एप्लीकेंट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो डिपार्टमेंट उसको रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में देगा। 3 वर्किंग डेज में देगा। उसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मान लो कंप्लीट है, उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है, कंप्लीट है, तो डिपार्टमेंट उसको रजिस्ट्रेशन देने में देरी नहीं करेगा, 3 वर्किंग डेज में उसको रजिस्ट्रेशन देगा। और अगर डिपार्टमेंट उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बावजूद भी उसे 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं देता है तो फिर ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, एप्लीकेंट आया, उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, आपको उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, तो फिर उसका एप्लीकेशन आप क्यों विदहल्ड करके रखे, उसे रजिस्ट्रेशन दो फटाफट से। 3 वर्किंग डेज में आपकी तरफ से इशू हो जाना चाहिए। अगर नहीं इशू होगा तो वो डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा, पोर्टल अपने आप इशू कर देगी। ये उन्होंने प्रोविज़न बनाए हुए थे। लेकिन बेटा जब उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन की स्टोरी इंट्रोड्यूस करी तो उन्होंने अब साथ में ये बोला कि जिस व्यक्ति ने आधार ऑथेंटिकेशन कराया उसके केस में तो हम रजिस्ट्रेशन का नॉर्मल तरीका रख रहे हैं कि उसे 3 वर्किंग डेज में ही रजिस्ट्रेशन मिलना है। तो अकॉर्डिंगली अगर उसे 3 वर्किंग डेज में नहीं मिला तो वो डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा 3 वर्किंग डेज के बाद। बट जिस व्यक्ति ने आधार ऑथेंटिकेशन कराया ही नहीं, हमने उसके लिए कहा ना कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन से तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी और वो टाइम लेगी, 60 दिन लेगी। तो उन्होंने कहा कि अब इस वाले केस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है वो भी अप्लाई नहीं होगा। उन्होंने बेटा इस वाले केस में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की कोई टाइम लिमिट ही जो है वो पिक्चर में नहीं रखी। कराओगे, आप कराओगे आधार ऑथेंटिकेशन तो सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा रहेगा, 3 वर्किंग डेज में हम देंगे, नहीं देंगे तो डीम रजिस्टर्ड। बट अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे तो एक तो आपको रजिस्ट्रेशन लेट मिलेगा, और लेट में भी कितना लेट हो सकता है उसका कोई प्रावधान नहीं था। इसमें डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट हटा लिया गया।
उन्होंने अमेंडमेंट कर दी जी भाई साहब, अब कोई डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात इन लोगों के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होगी। सर वो अगर रजिस्ट्रेशन बहुत लेट देंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट उन्होंने हटा लिया। सर ये तो गलत बात है, मेरा सब कुछ ओके है, मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन भी ओके निकला है, उसके बावजूद भी क्या कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि ये मुझे इतने टाइम में दे देंगे, अदरवाइज डीम्ड रजिस्टर्ड डेटा नहीं है? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने इस केस में से डीम्ड रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट ही जो है वो हटा ली। ये लास्ट टाइम की अमेंडमेंट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी थी। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, अब ये जो इन्होंने इस केस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न ही हटा लिए, इस पर ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट हो गए। ये जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न ही हटा लिए, इस पर ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट हो गए। जो व्यक्ति आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल थे, पर वो किसी वजह से आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते थे, अब उनके लिए लो ऐसा बन गया था कि भाई साहब अब रजिस्ट्रेशन कभी भी आएगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट नहीं है। तो ये लोग जो थे उन्होंने इस बात को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला जी भाई साहब सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर का जो है उसमें एक सबसेक्शन 12 है। वो सबसेक्शन 12 वो स्पेसिफिकली कहता है कि रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज में ग्रांट होना चाहिए और नहीं होगा तो डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, उन्होंने बोला जी सेक्शन 25 में सबसेक्शन 12 करके एक सबसेक्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होना जरूरी है, नहीं होगा तो डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो उन्होंने बोला जी आप टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर सकते हो कि इतनी टाइम लिमिट के अंदर देंगे। आप 3 वर्किंग डेज में नहीं देना चाहते ना, टाइम लेना चाहते हो तो टाइम ले लो, लेकिन आप एक टाइम आउटर टाइम लिमिट तो फिक्स करो कि उतने टाइम के अंदर तो दे दोगे। अगर नहीं दोगे तो डीम्ड रजिस्टर्ड जो होगा वो आपको करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 25 सबसेक्शन 12। लोगों ने ये अपने आर्गुमेंट रेस किए। आप सेक्शन 25 सबसेक्शन 12 में जाके देखिएगा, वहां जो है वो ऐसा मेंशन्ड है। मैंने सेक्शन 25 सबसेक्शन 12 ये जो चार्ट आपको पढ़ाया था इसके नीचे दिया है एज अ फुटनोट। रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अभी छोड़ दो। रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 10 इफ नो डेफिशिएंसी हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट विद इन दैट पीरियड। मतलब कि पर्सन जो है उसकी एप्लीकेशन में किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, आपने जो कुछ करना था आपने कर लिया, यू आर फुली सेटिस्फाइड, तो अब आपको जो है उसे डीम्ड रजिस्टर्ड मान लेना चाहिए। एक टाइम लिमिट तो आपको जो है वो तय करके रखनी चाहिए। और बेटा लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली ये जो प्रोविज़न आधार ऑथेंटिकेशन के इंट्रोड्यूस किए थे, उन्होंने अब इसको फर्दर जो था वो चेंज किया टू अलाइन इट विद द ट्रू स्पिरिट ऑफ सेक्शन 25 सबसेक्शन 12। ठीक है, और 21 अगस्त 2020 को आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस को फर्दर चेंज किया गया। ठीक है जी। और अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बेसिकली है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए फर्दर कैरी करके फाइनली याद रखना है। 21 अगस्त 2020 को अब उन्होंने फर्दर आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चेंज किए। ठीक है जी। और चेंज अब की बार जो किए गए वो रिलेटेड रूल्स, रूल 8 में सब रूल 4 है, रूल 9 में सब रूल 1 एंड सब रूल 2, 95 एंड रूल 25 इनमें चेंज किए गए। ठीक है जी। ये सब आपको अंदर प्रॉपर मिलेगा। आप यहां मेरे साथ एक बार लिंकिंग समझ लीजिएगा, फिर अंदर जो चेंज लिखे हुए हैं वो तो आप आसानी से समझ ही पाएंगे। तो रूल 8, रूल 9 एंड रूल 25। अब रूल 8 जो है ये बेसिकली बात करता है सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। रूल 8 में 84A में चेंज किया गया एंड रजिस्ट्रेशन सबमिशन की कुछ डीम्ड डेट के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए, सब बताऊंगा नीचे। 9(1) में प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराएंगे उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो अल्टरनेटिव तरीके होंगे वो अब 2 तरीके होंगे।
अभी तक क्या होता था, एक तरीका, अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराते थे तो हम आपकी प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे रजिस्ट्रेशन से पहले। अब उन्होंने बोला जी दो तरीके होंगे, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे तो हम दो तरीके से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें से एक तो वही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे आपकी प्रीमाइस का। दूसरा नया तरीका जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो कहा गया है कि हम कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करके भी आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नीचे मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर रूल 9 में ही सब रूल 2 में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, जिसमें ई नोटिस वो आपको भेज सकते हैं, ऐसी कुछ बात इंट्रोड्यूस की गई है, नीचे देखेंगे। 9(5) डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात जो करता था उसमें चेंज किया गया है। 9(5) डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात करता था। पहले क्या होता था, आधार ऑथेंटिकेशन जो कराते थे उनका डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन थे, जो नहीं कराते थे उनके नहीं थे, मैंने बताया जिसके ऊपर आर्गुमेंट हो रहे थे। अब उन्होंने 9(5) को चेंज कर दिया है और उन्होंने बोला है जो आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे उनके लिए भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, और जो नहीं कराएंगे उनके लिए भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। एक टाइम लिमिट उनके लिए भी सेट की गई है कि उनको भी एक टाइम लिमिट के अंदर ही रजिस्टर्ड किया जाएगा, अदरवाइज डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। क्लियर है। एंड रूल 25 इसमें बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी, इसमें थोड़ा वर्ड्स का स्लाइड चेंज जो है वो उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं, काफी सारे रूल्स के चेंजेस है, सब दिए गए हैं। मैं अब स्टार्ट करता हूं, फोकस बढ़ा लेंगे, मैं जरा अब अमेंडमेंट्स की बात करता हूं कि क्या बेसिकली अमेंडमेंट करी है। सुनिएगा, जब उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन 1 अप्रैल 2020 से इंट्रोड्यूस कराया था, तो उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फोर्स की सेंस में इंट्रोड्यूस कराया था। मतलब उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, नहीं कराया तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ फेलियर, फिर आपका जो होगा अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन होगा, ऐसी लैंग्वेज का फ्लो था। लेकिन अब उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट कर दी है। अब उनकी जो लिखी गई लैंग्वेज है वो ये कहती है जी भाई साहब, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल हैं, 6B 6C में अगर आप कवर हो रहे हैं तो आपको लॉ चाहता है आधार ऑथेंटिकेशन आप कराएं, लेकिन वो आधार ऑथेंटिकेशन आपके लिए कोई फोर्स नहीं है, आपके लिए वो डिस्क्रिशनरी है। सर मतलब मैं चाहूं तो नहीं कराऊं? हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट की गई है, थोड़ा ध्यान देना। पहले लैंग्वेज हार्ड सेंस में लिखी गई थी, 6B 6C में कवर हो रहे हो, आधार ऑथेंटिकेशन कराओ, नहीं कराओगे तो ये। अब लैंग्वेज सॉफ्ट की गई है, अब बोला गया है जी डिसीजन इज योर। हमने आपको आधार ऑथेंटिकेशन बोला है, पर साथ में आपको चॉइस दी है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लें, और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ना करें। थोड़ा लैंग्वेज का हेरफेर है, थोड़ी सी आप बस इसे ऐसे ध्यान रख लो, थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज की गई है। पहले लैंग्वेज डराने वाली थी, कराना है, नहीं कराया तो ये फेलियर है, फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओ। अब कहा गया थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में आधार ऑथेंटिकेशन, जी भाई साहब हमने जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन द कॉल इज यूअर कि आप आधार ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में आधार ऑथेंटिकेशन आपसे पूछा जाएगा, आप ऑप्ट कर लेना, और ऑप्ट करने पर आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी देंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट मत करना, लेकिन उस केस में फिर तैयार हो जाना कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम करेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन मिलने में अब लेट होगी। आर यू ओके विद दिस? तो अब जरा थोड़ा समझिएगा। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स का ये एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर एक्स एज एन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी GST REG 01 एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल करी। सबसे पहले पार्ट ए, जिसमें उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर वगैरह वो सब ऑनलाइन वैलिडेट हुआ। फिर उसके बाद पार्ट बी, जिसमें उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स की डिटेल दी एंड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट दिए। ये उन्होंने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करी। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ठीक है जी। उनसे पूछा गया प्रोसेस में, क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए
ऑप्ट करना चाहते हैं। सॉफ्ट लैंग्वेज में पूछा गया अब क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। आप अगर कहोगे यस तो फिर वो आधार ऑथेंटिकेशन का आपको एक लिंक देंगे, ठीक है ना। अगर आप कहोगे नो तो फिर बोलेंगे ठीक है जी कोई बात नहीं, आप नहीं ऑप्ट करना चाहते तो फिर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो लेट्स सपोज पर्सन कहता है जी मैं ऑप्ट नहीं करना चाहता, और यहाँ मैं आपको बता दूंगा ऑप्ट नहीं करना चाहता इसमें हमारे दो केसेस हो सकते हैं। उस मिस्टर एक्स ने आज तक आधार लिया ही नहीं था, उसके पास आधार था ही नहीं। उसने बोला मुझे नहीं लगता कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आधार लूँ, मैं नहीं करना चाहता, तो मैं आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट कर ही नहीं रहा। दूसरा हो सकता है उस पर्सन के पास आधार है, आधार उसने ले रखा है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि मैं जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराऊं तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन कराऊं, मैं नहीं कराना चाहता। मेरी जीएसटी की पोर्टल मेरा स्टाफ ऑपरेट करेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे आधार के पर्टिकुलर किसी को भी डिस्क्लोज रहे, मैं डरा हुआ हूं, तो मैंने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया। दो केसेस मैंने बोल दिए, मेरे पास आधार था ही नहीं मैंने ऑप्ट नहीं किया, या मेरे पास आधार था लेकिन मैं नहीं चाहता था जीएसटी के साथ मैं अपना आधार लिंक कराऊं, तो मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया। वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, आप जिस भी वजह से आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस अब इतना पता है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो हमें आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अदरवाइज करनी पड़ेगी, और हम पहले आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ग्रांट करेंगे, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ग्रांट करेंगे। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, उन्होंने अमेंडमेंट करी है और दो तरीके अब बोले, पहले तो एक ही होता था अब दो तरीका कर दिया गया है। अब वो आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नंबर 1 आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन प्रीमाइस की जाएगी रजिस्ट्रेशन दिए जाने से पहले। क्या करेंगे, वही आपकी प्रीमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे, वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगी और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और दूसरा स्कोप जो इन्होंने अब नया तरीका साथ में दे दिया है, जी कोई बात नहीं आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा रहे ना तो कोई बात नहीं, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। या तो आपकी प्रीमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, नहीं तो अदरवाइज सम अदर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, आधार नहीं कुछ अदर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन जो होगा वो आपसे कर लिया जाएगा। अब ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा उसमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट वो यूज करेंगे बेटा, वो ऑफिसर जो उचित समझेगा वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसको लेकर के लॉ में नहीं बताया गया है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो होगा वो यूज करेगा, बट मेरे ख्याल से शायद आपका पासपोर्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है जी पासपोर्ट आपका आ सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है मैं कहीं देख रहा था और क्या वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं 1 मिनट मैंने उसका थॉट प्रोसेस कहीं लिखा था। हाँ जी आपका पासपोर्ट यूज़ किया जा सकता है, आपका वोटर इलेक्शन आईडी कार्ड जो होगा वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी, और जो भी ऑफिसर उचित समझेगा वो यूज़ किया जा सकता है। लॉ ने नहीं लिखा हुआ ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ थॉट प्रोसेस जो मुझे लगता है कि भाई आपकी आइडेंटिटी और किस तरीके से सॉलिडली प्रूव हो सकती है कि आप ट्रेसेबल रहे, तो पासपोर्ट लेना आसान काम नहीं होता बेटा, तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो सकता है, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपका हो सकता है, मतलब वो ऑफिसर देखेगा। अच्छा लेकिन उन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि ऑफिसर जहां तक कोशिश हो वो फिजिकल वेरिफिकेशन को ही प्रेफरेबली यूज करे, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन का तरीका अगर यूज किया जाना है तो उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी जो तुमने उसको प्रेफरेबली यूज नहीं किया, सर बहुत दूर थी, ठीक है, तो रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन वाले तरीके को प्रेफर कर रहे हैं तो आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी फ्रॉम ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर या अबव। मतलब क्या है, आज की डेट में दो तरीके हैं बट प्रेफरेंस फिजिकल वेरिफिकेशन को ही दी जाएगी। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन किसी वजह से पॉसिबल ना हो, लाइक कोविड के पीरियड में पॉसिबल नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन, तो क्या करें, तो फिर क्या किया जा सकता है, तो फिर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन जो है वो की जा सकती है, बट दैट रीजंस हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रायर परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर या हायर रैंक ऑफिसर हैज टू बी ऑब्टेन्ड। आर यू ओके विद दिस? सर ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन की जानी है,
ठीक है। इस डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन को बेटा एक तरीके का हम EKYC ऑथेंटिकेशन भी रफली कह सकते हैं। रफली लॉ नहीं लिखता, ये मैं रफली कह रहा हूं याद रखने के लिए। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर KYC सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है जी। सर ये कितने पीरियड में ऑफिसर कर लेगा? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, उन्होंने इसकी एज सच कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं रखी है। इसकी एज सच उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है। सर फिर तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि मुझे रजिस्ट्रेशन डिलेड मिलेगा बियॉन्ड एनी आउटर टाइम लिमिट। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साथ में प्रोविजन ये बनाए हैं, कि आपको इन एनी केस जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 डेज में दे दिया जाएगा। आपको इन एनी केस रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 डेज में दे दिया जाएगा। 21 डेज, यहां ध्यान रखिएगी क्लास, वर्किंग डेज नहीं, 21 डेज। आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में? 3 वर्किंग डेज में। लेकिन नहीं कराया आपने, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, तो आपको अब रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 21 डेज में दे दिया जाएगा। सर 21 डेज कहां से? बेटा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करी वहां से। तो इंप्लाइडली वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया तो ठीक है, आपकी वेरिफिकेशन हम करेंगे अदर तरीकों से, लेकिन ये नहीं है कि आपको हम अधर में छोड़ देंगे। आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइम बाउंड ही मिलेगा। आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करी थी उसके 21 दिन के अंदर हम ये सब निपटा चुके होंगे और आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। और अगर हम 21 दिन में ऐसा नहीं कर पाए तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस में चेंज कर दिया गया और लिख दिया गया है, अगर 21 डेज में नहीं दे पाए तो फिर डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। आप चेंज समझ पा रहे हो? पहले क्या था? पहले इस अमेंडमेंट से पहले आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते थे तो रजिस्ट्रेशन के ग्रांट की कोई टाइम लिमिट नहीं थी और कोई डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन नहीं थे। पर अब रजिस्ट्रेशन के ग्रांट की टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी गई है और डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। डिफरेंस सिर्फ अब आपको क्या याद रखना है, आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन जल्दी मिलता है 3 वर्किंग डेज में, नहीं कराओगे तो फिर रजिस्ट्रेशन लेट मिलता है, 21 डेज के अंदर की लिमिट है, उसके बाद डीम्ड रजिस्ट्रेशन की बात आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब स्टोरी सुनिएगा। अगर मिस्टर एक्स जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट कर लेता है, वो कहता है जी मैं आधार ऑथेंटिकेशन कराऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं ठीक है। तो अब इसको क्या करना होगा, इसने अपनी GST REZ01 सबमिट करी, पार्ट ए भर दिया, पार्ट बी भर दिया, ठीक है जी। अब पूछा गया आधार ऑथेंटिकेशन क्या आप ऑप्ट करना चाहते हैं, इसने टिक कर दिया हाँ जी मैं आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑप्ट करना चाहता हूँ। आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आएगा, आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। अच्छा सर क्या आधार ऑथेंटिकेशन मुझे उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली कराना है या मैं रुक के भी करा सकता हूँ? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एप्लीकेशन आज डाली तो आज ही आधार ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट कराओ। इनफैक्ट कई बार तो आप कराना भी चाहते हो तो नहीं हो पाता, टाइम लग जाता है। तो इस वजह से लॉ ने आपको अब जो अमेंडमेंट करके दी है वो ये लिखी है कि आधार ऑथेंटिकेशन आपको जो कराना है उसके लिए आपको 15 डेज मिलेंगे, उसके लिए आपको 15 डेज मिलेंगे। एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी, उसी टाइम करा रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं करा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी करा सकते हो। 15 डेज तक का पीरियड है, 15 डेज तक में आप कभी भी आधार ऑथेंटिकेशन अपना करा सकते हो। लेट्स सपोज आपने 15 डेज में करा लिया। एक एग्जांपल लिख लूं, मान लीजिए आपने 10 सितंबर को रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करी थी, लेकिन आपने जो आधार ऑथेंटिकेशन मटेरियलाइज कराया, लेट्स सपोज ये आपने कराया 22 सितंबर को, 15 दिन है, 25 सितंबर तक कभी भी करा सकते थे, तो आपने 22 सितंबर को करा लिया। अब वो ये कहते हैं अगर आपने 22 सितंबर को आधार ऑथेंटिकेशन कराया है तो आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 22 सितंबर को सबमिटेड मानी जाएगी। 10 को आपने भरी थी बट 10 को नहीं मानेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट किया, जिस दिन सक्सेसफुली कर दिया उस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। सर
अगर 15 दिन के अंदर मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा पाया तो वो कह रहे हैं जी भाई साहब, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया, आप ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है या किसी और वजह से नहीं हुआ है, 15 दिन हमने आपको दिया, अगर 15 दिन के अंदर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो हम ये मान लेंगे आप आधार ऑथेंटिकेशन के बगैर चलने वाले पर्सन हो, आप आधार ऑथेंटिकेशन के बगैर चलने वाले पर्सन हो। ठीक है, ये दो स्टोरी में बताऊंगा, जरा ध्यान रखिएगा, बस अमेंडमेंट अबाउट टू ओवर है। पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, एप्लीकेशन डाली 10 को और आधार ऑथेंटिकेशन कराया 22 को, तो 22 तारीख को माना जाएगा उसने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करी है और ऑप्ट किया, करा भी लिया, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन फटाफट मिलेगा, नॉर्मल तरीके से मिलेगा, वही 3 वर्किंग डेज के कंसेप्ट के हिसाब से मिलेगा। आधार ऑथेंटिकेशन इज सफिशिएंट फॉर अस, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम किसी तरीके का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और अगर 3 वर्किंग डेज में नहीं मिलता है तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? अब जरा ध्यान से सुनना, 10 को एप्लीकेशन सबमिट है, आधार 22 को हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट कब मानी जाएगी? 22 तारीख को। 22 को एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी तो अकॉर्डिंगली 3 वर्किंग डेज 25 सितंबर तक वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, नहीं दे पाए तो आप 25 सितंबर के बाद डीम्ड रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आप आ जाओगे। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, आपने आधार के लिए ऑप्ट किया, एप्लीकेशन सबमिट करी, आधार का ऑप्शन आया, आपने बोला मैं कराना चाहता हूं, बट किसी भी वजह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया और वो फेल्ड 15 दिन के अंदर, हमने आपसे कहा है कि 15 दिन के अंदर करा देना, 15 दिन के अंदर अगर आपने नहीं कराया तो हम बोलेंगे जी आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया है। उस केस में 15वें दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी थी, ये माना जाएगा, 15वें दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी थी वो माना जाएगा। और अब क्योंकि आप सक्सेसफुली, आप भले ही ऑप्ट कर रहे थे बट आप सक्सेसफुली अगर उस काम को करा ही नहीं पाए हैं तो अब ये मान लिया जाएगा तुमसे ना हो पाएगा आधार ऑथेंटिकेशन और अब अकॉर्डिंगली आपको अल्टरनेटिव तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको अल्टरनेटिव तरीकों से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के प्रोसेस से जो होगा वो गुजरना पड़ेगा और अल्टरनेटिव तरीके जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के हैं वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो अब 2 हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर प्रीमाइस या फिर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। प्रेफरेंस ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन को ही देगा, डॉक्यूमेंट्री करना चाहता है तो रीजंस रिकॉर्ड करेगा एंड अप्रूवल जेसी या अब लेवल ऑफ ऑफिसर को लेकर के करेगा। और इस केस में क्योंकि अल्टरनेटिव तरीके इन्वॉल्व हो गए तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो टाइम लिमिट है वो नॉर्मल वाली नहीं चलेगी, वो एक्सटेंडेड वाली चलेगी। अब आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 21 डेज के अंदर दिया जाएगा। 21 डेज कहां से? आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने वाले दिन से। और आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किस दिन सबमिट हुई प्लीज ध्यान में रखिएगा, 10 तारीख मत बोलिएगा, 10 तारीख मत बोलिएगा, 10 को आपने एप्लीकेशन दी थी, आधार ऑप्ट किया था, वो 15वें दिन फेल हुआ तो 15वें दिन बेसिकली 25 सितंबर को आपकी एप्लीकेशन सबमिट समझी जाएगी और आपको 25 सितंबर से ये 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और अगर 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन फिर भी नहीं दिया गया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। आर यू ओके विद दिस? दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द अमेंडमेंट जो कि मैंने स्टार्ट में बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेट मी रिपीट, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया और उस आधार ऑथेंटिकेशन को उसने सक्सेसफुली 15 दिनों के अंदर करा दिया। तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन हो गया उस दिन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी, हमारे एग्जांपल में 22 सितंबर। और क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली 15 दिनों में करा दिया गया है तो रजिस्ट्रेशन फटाफट मिलेगा। कितना फटाफट? 3 वर्किंग डेज। नहीं मिलेगा तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। जो आदमी आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करता है पर सक्सेसफुली करा नहीं पाता है तो लोग 15 दिन के बाद इंतजार नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई साहब तुमसे नहीं हो पाएगा, हम यही मानेंगे कि तुमने आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट नहीं किया है,
15वें दिन हम मानेंगे तुमने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी है। क्यों? पुरानी वाली एप्लीकेशन वो तो आधार ऑथेंटिकेशन करने को कह रही थी, हम उसको नहीं देखेंगे। आप 15वें दिन फेल हो गए तो हम मानेंगे आज आपने ये एप्लीकेशन दी है और इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वाली दी है, सिंपल। अब हम आपकी अल्टरनेटिव तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे जो कि 2 हो सकते हैं, और अब हमें टाइम चाहिए 21 दिनों का। 21 दिनों में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और ध्यान में रखिएगा 21 वर्किंग डेज नहीं, 21 दिन 21 डेज में मिलेगा, और नहीं मिल पाया तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। और आप बेटा बिल्कुल कंपैरिजन कर लीजिएगा। इन कंपैरिजन अगर व्यक्ति इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करता, वो 10 सितंबर को अपनी एप्लीकेशन डाल रहा है और उसने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया, तो सिस्टम को वहां क्लियर है इसने आधार कराना ही नहीं है। वो कहता है ठीक है जी, चलो 21 दिन है, 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन देंगे, नहीं तो डीम रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। आई होप यू आर क्लियर एज टू द चेंजेस। आई होप यू आर क्लियर एज टू द चेंजेस। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपको ये सब समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। और सुनिएगा, लो ने जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ है, वो आप डायरेक्ट पढ़ते तो आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट वर्जन में जो है वो प्रेजेंट किया है। ठीक है जी। अब आप जो अमेंडमेंट हुई है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार एक रीडिंग ले लेते हैं हम, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो पेज नंबर 11 पर सेक्शन 25, ये तो फाइनेंस एक्ट 2019 से आया था, ये तो सारा मैंने आपको फर्स्ट चार्ट में करा दिया था, इसका कोई डिस्कशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पर पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर बेटा जो भी अमेंडमेंट है उसको मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रेजेंट किया है, ये आपको रिवीजन के टाइम पर यूजफुल हो जाएगी। मैं आपको अगर अमेंडमेंट की लीगल वर्डिंग दिखाऊंगा तो लीगल वर्डिंग्स के लिए आपको आना पड़ेगा बेटा मेरे साथ पेज नंबर 17 पर। लीगल वर्डिंग्स के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा पेज नंबर 17 पर। ये रूल नंबर 8 है बेटा आपके सामने। रूल नंबर 8 में बेटा ये सब रूल 4A, ये पुराना है जो ये कहता था कि एप्लीकेंट को आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, बट 4A को अब इन्होंने चेंज कर दिया। 4A को इन्होंने चेंज कर दिया 21 अगस्त से। क्या कह रहा है जरा मैं पढ़ता हूं। वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर 65 अगर कोई एप्लीकेंट है और वो एप्लीकेंट 25(6)D में कवर नहीं है। 25(6)D में कवर नहीं है का मतलब उसको आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट नहीं रखा गया है। भाई एक पर्सन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं है, उसको आधार से एग्जेम्प्ट रखा गया है। जिसको आधार से एग्जेम्प्ट रखा गया है उसको ये सारी स्टोरी नहीं पढ़नी, वो तो नॉर्मल एप्लीकेशन देगा और उसकी एप्लीकेशन जो होगी इमीडिएट प्रोसेसिंग में ली जाएगी 3 वर्किंग डेज में, नहीं तो डीम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए नहीं है स्टोरी। वो लोग जो 25(6)D में एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब जो कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल बनाए गए थे, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)D ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। देखो सॉफ्ट लैंग्वेज हो गई कि पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन से एग्जेम्प्ट नहीं है, वो लायबल बनाया गया है। अब उसकी ये चॉइस है कि हमने तुम्हें लायबल तो बना दिया, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप ऑथेंटिकेशन कराने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कराओ, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर थोड़ा अलग चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर थोड़ा अलग चलेगा। तो अब ये लाइन क्या कह रही है, वो व्यक्ति जो ऑप्ट कर लेता है, तो पर्सन ने बोला जी ठीक है मैं आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर रहा हूं। तो अब आगे उन्होंने क्या लिखा, ही शैल while submitting the application with effect from 21 सितंबर, जो कि नए प्रोविजन है, अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। तो भाई साहब आप ऑप्ट कर रहे हो, सेल्फ डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कराना है, तो अब उसको अकॉर्डिंगली फिर आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हम लिंक वगैरह भेजेंगे उसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अब इस व्यक्ति के केस में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की सबमिशन की डेट क्या मानी जाएगी, वो प्लीज ध्यान में रखिएगा। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, प्रोसेस में ऑप्ट किया कराऊंगा, अब आपकी डेट क्या मानी जाएगी एप्लीकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस दिन आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड मानी जाएगी। और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली 15 डेज में नहीं करा पाए,
सक्सेसफुली 15 डेज में नहीं करा पाए, तो वो जो 15 डेज है वो आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट जो होगी वो मानी जाएगी। देखिएगा क्या लिख रहा है, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन सच केस। आधार ऑथेंटिकेशन आपके ऊपर बनता था और आपने कहा कि मैं कराऊंगा। आप चाहते तो मना भी कर सकते थे, फिर आप टफ प्रोसेस से जाते, लेकिन आपने कहा मैं कराऊंगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब इस केस में आपकी सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की डेट क्या होगी, देखिएगा ध्यान से, द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी अंडर सब रूल 4 विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा आप ऐसे मानो कि मान लीजिए आपने 10 सितंबर को रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, अपना पार्ट बी वगैरह जो था वो सबमिट कर दिया था। अब आपका आधार ऑथेंटिकेशन 22 सितंबर को अगर हो जाता है तो 22 सितंबर एंड 15 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ पार्ट बी दैट इज 25 सितंबर विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या हो गया, 22 सितंबर को आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है ये मान लिया जाएगा। आपका ऑथेंटिकेशन हो गया तो 22 सितंबर को आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट मान ली जाएगी। प्लीज मैंने आपको एग्जांपल में यही बताया था। और 22 को आपकी एप्लीकेशन अगर सबमिट मान ली गई है तो आगे अब 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ओके, अच्छा अब मान लीजिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैं कहता हूं मान लीजिए 30 सितंबर को होता है, 30 सितंबर को। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन आपने 10 को दी, 15 दिन 25 सितंबर को अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, मैक्सिमम 15 डेज, तो बेटा वो तो क्या मान लेंगे, आपने एप्लीकेशन किस दिन सबमिट करी है, 25 सितंबर को। और 25 सितंबर को अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है तो इस केस में बाद में आपका आधार ऑथेंटिकेशन अगर होता भी है तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो 25 सितंबर को मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। और 25 सितंबर को ये सबमिट जब हुई है, क्या आधार ऑथेंटिकेशन मटेरियलाइज हुआ है? आंसर इज नो। और क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन मटेरियलाइज नहीं हुआ है तो अकॉर्डिंगली अब ये उस एप्लीकेशन को उसी एंगल से हैंडल करेंगे, ठीक है जी। आप अगर 15 दिनों में सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा पाए तो ये उस एप्लीकेशन को उसी तरीके से हैंडल करेंगे जैसे ये विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन वाली है। और अब अकॉर्डिंगली वो आपका अल्टरनेटिव तरीकों से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द मैसेज जो कि आपको प्लीज ध्यान में रखना है। चल सकता हूं, आगे चलते हैं। रूल 9, रूल 8 में बेटा आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है और उसके बाद ऑफिसर जो है उस एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन रूल नंबर 9 में करता है। रूल नंबर 9 का टाइटल है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। और रूल 9 बेसिकली आपका ये कहता है कि एप्लीकेशन जब कभी रजिस्ट्रेशन की आएगी ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन करेगा, पूरी एप्लीकेशन के पर्टिकुलर्स को पढ़ेगा और अगर लेट्स सपोज उसे सब कुछ ऑर्डर में लगता है तो वो रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में दे देगा, नहीं देगा तो डीम्ड रजिस्टर्ड होगा। देखिएगा 9(1) क्या कहता है, पीओ विल एग्जामिन द एप्लीकेशन and accompanying document and if the same are found to be in order, अगर सब कुछ ओके लगता है then he will approve the grant of registration within 3 working days from the date of submission of application, ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा इसमें नीचे प्रोविजो था जो चेंज हो गया है। चेंज इसलिए हो गया है कि पहले जो प्रोविजो था वो कुछ और कहता था, अब प्रोविजो कुछ और कह रहा है। ऊपर जो हमने लिखा एप्लीकेशन सबमिट हुई 3 वर्किंग डेज में दे दिया जाएगा, ये किनके लिए होगा, ये उनके लिए होगा जिनका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली टाइमली कंप्लीट हो गया। अब नीचे का प्रोविजो क्या कह रहा है, वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)(d), मतलब वो आदमी जो 25(6)(d) में एग्जम्प्ट नहीं है, मतलब जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लायबल है, बट ही फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन एज स्पेसिफाइड इन 8(4)(a), पर वो अपना ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली 8(4)(a) के हिसाब से नहीं करा पाया। 8(4)(a) में किसकी स्टोरी थी, जिसने ऑप्ट किया लेकिन 15 डेज में नहीं करा पाया, तो वो व्यक्ति जिसने ऑप्ट किया लेकिन वो 15 डेज में सक्सेसफुली नहीं करा पाया। या दूसरा कौन सा, वो व्यक्ति जो ऑप्ट ही नहीं करता,
दोनों स्टोरी चल रही है। एक वो व्यक्ति है जिसने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया, दूसरा वो जिसने किया था लेकिन वो सक्सेसफुली 15 डेज में करा ही नहीं पाया और उसकी एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन मान ली गई। तो दोनों ही केसेस में रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो दोनों ही केसेस में मैंने आपको बताया था अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइस का पहले किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 25। रूल 25 में फिजिकल वेरिफिकेशन का तरीका बताया गया है, जिसमें बेसिकली ये बोला गया है ऑफिसर प्रीमाइस को विजिट करेगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करके जो होगा वो अपलोड करेगा। और बेटा रूल 25 की लैंग्वेज को भी उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंगली अमेंड कर दिया गया और वहां स्पेसिफिकली लिखा है कि 25 में फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन से पहले अब दो केसेस में होगा। नंबर 1, एक तो वो केस जहां पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया, एंड दूसरा वो केस जहां पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था पर वो सक्सेसफुली जो है वो उसको कर नहीं पाया। ठीक है जी। अच्छा, अब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका, लेकिन मैंने आपको बताया था उन्होंने कहा है कि एक और तरीका भी हो सकता है। क्या? डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। ये नया तरीका इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रॉपर ऑफिसर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर इन लिeu ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस कैरिड आउट द वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एज ही में डीम फिट। तो पहला तरीका क्या हो गया? फिजिकल वेरिफिकेशन करो रजिस्ट्रेशन देने से पहले, सेटिस्फाइड हो उसकी आइडेंटिटी को लेकर के। और दूसरा क्या होगा? कोई बात नहीं, आधार ऑथेंटिकेट नहीं करा रहा तो कोई और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो, और वो डॉक्यूमेंट ऑफिसर जो उचित समझे वो वेरीफाई करेगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो पासपोर्ट मांग ले, हो सकता है वो आपसे वोटर इलेक्शन आई कार्ड मांग ले, व्हाटसोएवर। प्रेफरेंस फिजिकल वेरिफिकेशन को ही देनी है। दूसरे तरीके को तब यूज करना जब कोई रीजंस हो, वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और परमिशन भी लेनी पड़ेगी। चलिए, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अच्छा, तो ये रूल 9 है बेटा। अब रूल 9 में बेटा एक बात ये और बताओ, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन जो सबमिट हो, वो एप्लीकेशन सबमिट जो हुई है उसमें ही कुछ कमियां हो, एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से फिल्ड अप ना हो, या ऑफिसर को एप्लीकेशन में कुछ चीज़ जो आपने लिखी है उसका वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो? यस। तो बेटा रूल 9 में वो सारा प्रोसेस भी लिखा हुआ है। 9 बेसिकली क्या कहता है, सुन लीजिएगा। अगर आपने जो एप्लीकेशन दी वो कंप्लीट है, ओके है, आधार ऑथेंटिकेशन लेट्स सपोज कराया और वो ओके है, तो 3 वर्किंग डेज में ले जाओ। अगर उसमें कुछ कमी होगी, तो आपको 3 वर्किंग डेज में वो रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। उस केस में तो वो 3 वर्किंग डेज में आपको जो होगा वो नोटिस भेजेगा और क्लैरिफिकेशन मांगेगा। कंप्लीट है तो 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन देगा, कुछ कमी पेशी लगेगी तो 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, रेदर देन कमी पेशी का क्लैरिफिकेशन मांगेगा। उस केस में आप उसे क्लैरिफिकेशन दे देना। अगर वो ना तो आपको रजिस्टर्ड करता है ना ही कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है तो फिर डीम रजिस्टर्ड हो जाते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया आधार ऑथेंटिकेशन का केस। अगर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया या ऑप्ट किया था लेकिन सक्सेसफुली करा नहीं पाए, उस केस में वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है। अब उस केस में वो जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेगा वो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब इस प्रोसेस में उसको जो टाइम लिमिट मिलेगी वो 3 वर्किंग डेज की नहीं मिलेगी, वो मिलेगी 21 डेज की। आगे पढ़वाना चाहूँगा। सब रूल 2, where the application is found to be deficient या whether the proper officer requires any clarification, तो ऑफिसर क्या करता है, वो एक नोटिस इशू करता है एप्लीकेंट को विदिन 3 वर्किंग डेज, एंड एप्लीकेंट जो होगा वो रेक्विजिट क्लैरिफिकेशन जो मांगी गई है वो सबमिट करेगा विदिन 7 वर्किंग डेज। ऑफिसर 3 वर्किंग डेज में आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करता है, बट अगर उसे कोई कमी पेशी दिखती है तो वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने की बजाय आपसे 3 वर्किंग डेज में क्लैरिफिकेशन मांगता है, और आपको वो क्लैरिफिकेशन 7 वर्किंग डेज में दे देनी है। ठीक है जी, ये सब आपने पढ़ रखा है। अब ऑफिसर 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ना दे या आपसे क्लैरिफिकेशन भी ना मांगे तो डीम्ड रजिस्टर्ड हो, ये भी आपने पढ़ रखा है। अब जरा देखिएगा इसमें प्रोविजो क्या ऑप्ट हुआ है। यहाँ लाइन इंट्रोड्यूस की गई, वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन 25(6)(d फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन या डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, दोनों ही केसेस, देन नोटिस
may be issued in not later than 21 days from the date of submission of application. अब आपको इन वाले केसेस में जहां आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया गया या सक्सेसफुली 15 डेज में नहीं किया गया, तो फिर आपको नोटिस जो आएगा वो कितने दिनों में आ सकता है? 21 डेज में आ सकता है। तो आप टाइम लिमिट अपने आप ध्यान रख रहे हैं। आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट हुआ और सक्सेसफुली हो गया तो 3 वर्किंग डेज की सीरीज चल रही है। ऑप्ट नहीं किया या सक्सेसफुली करा नहीं पाए 15 दिनों में, देन इन दैट सिचुएशन अब आपसे जो पूछा जाएगा उसके लिए 21 डेज, नॉट वर्किंग डेज, 21 डेज की टाइम लिमिट जो है वो सेट कर दी गई है। क्या आप याद रख पाएंगे? और बेटा फिर अगला जो चेंज किया गया है वो 9(5) में डीम्ड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है वो चेंज किया गया है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है देखो, इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन within a period of 3 working days from the date of submission of application, in case where a person successfully undergoes Aadhaar authentication or is notified under 25(6)(d), then the application for grant of registration shall be deemed to be approved. बेटा ये क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन था जिसने आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली करा दिया था, या वो पर्सन वो था जो 25(6)(d) में था, मतलब उसे आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल ही नहीं था, तो जिनको एप्लीकेबल ही नहीं था उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में मिलना था, नहीं मिला तो डीम्ड टू बी ग्रांटेड। जिनको एप्लीकेबल था और उन्होंने करा लिया उनको भी 3 वर्किंग डेज में मिलना था, और नहीं मिला तो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। आई होप क्लियर है? ठीक है जी। और सुनो बी पार्ट, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन द टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर प्रोविजो टू सब रूल 2। प्रोविजो टू सब रूल 2 में कितना टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब था? 21 डेज, अभी मैंने आपको बताया। इन केसेस वेयर अ पर्सन अदर देन नोटिफाइड अंडर 25(6)(d) फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन 8(4)(a)। अब ध्यान से सुन लो, पर्सन क्या है? वो 25(6)(d) में नहीं है, मतलब उसके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल था, पर ही फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन, पर वो सक्सेसफुली उसको नहीं करा पाया। ध्यान में रखिएगा, उसने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट तो किया लेकिन 15 डेज में वो उसे सक्सेसफुली नहीं करा पाया, और 15 डेज की एक्सपायरी के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट मान ली गई विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो अब उस केस में उसके ऊपर डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन कब अप्लाई होंगे? आफ्टर दिस टाइम पीरियड ऑफ 21 डेज। अब उसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट मान ली गई और उसको इस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के 21 डेज के अंदर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी नोटिस देकर के मांग सकता था। 21 डेज में ऑफिसर को जो भी कुछ करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, वो कर ले। अगर वो नहीं करता है तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस 21 डेज डीम टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? फिर उसके बाद सी पॉइंट आपका ये कहता है, if the proper officer fails to take any action within a period of 21 days from the date of submission of application in cases where a person does not opt for authentication of आधार नंबर। ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा केस है? पर्सन के ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल था लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते टाइम क्लियर कट कह दिया, जी मैं तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराऊंगा, मैं अदर तरीके से वेरीफाई करा दूंगा अपनी आइडेंटिटी, लेकिन मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराऊंगा। उसने ऑप्ट नहीं किया, एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पर ही क्लियर बता दिया। तो बेटा अब इस केस में उसकी एप्लीकेशन जिस भी दिन सबमिट हुई, अगेन 21 डेज मिलेंगे वहां से। 21 डेज के अंदर जो भी उससे पूछना है ऑफिसर पूछेगा, सब कुछ जो भी निपटाना है निपटाएगा, और अगर 21 डेज के अंदर उन्होंने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। दिस इज ऑल, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिंप्लीफाइड सेंस में जो था वो समझा दिया था।
ठीक है। फिर उसके बाद बेटा इसमें एक डी पॉइंट और है। ये डी पॉइंट आपकी अलग स्टोरी है। वो ये कहता है कि कभी भी किसी भी पर्सन से आप एप्लीकेशन एग्जामिन करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं, 3 दिन में मांग लेते हैं या 21 डेज का जो पीरियड उसके ऊपर एप्लीकेबल था उसके अंदर मांग लेते हैं, आप टाइमली क्लैरिफिकेशन उससे मांग लेते हैं, तो अब पर्सन को क्या करना चाहिए? पर्सन को उसका रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए और उसके लिए उसे 7 वर्किंग डेज मिलते हैं। अब उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स के बाद आप फाइनली डिसाइड करें कि क्या आप सेटिस्फाइड हो गए। अगर आप उसके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड हो गए तो विद इन 7 वर्किंग डेज आप उसे रजिस्ट्रेशन दे देना, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो विद इन 7 वर्किंग डेज आप उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट कर देना। उसने जो भी क्लैरिफिकेशन मांगी आप उस क्लैरिफिकेशन को देखो, सेटिस्फाइड हो तो 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन दे दो, नहीं हो तो रिजेक्ट कर दो। अब अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्स दे चुका पर आप कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो अप्रूव करते हैं ना ही रिजेक्ट करते हैं, मतलब आप अगेन फाइल दबा करके बैठ जाते हैं, तो वो गलत होगा। तो ऐसे केसेस में 7 डेज के बाद डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। 7 डेज के बाद डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। और ये बेटा मैं सारे केसेस के लिए बात कर रहा हूँ। जिसने आधार ऑथेंटिकेशन कराया था उसके लिए भी बात कर रहा हूँ, जिसने नहीं कराया था उसके लिए भी बात कर रहा हूँ, जो फेल हो गया था उसके लिए भी बात कर रहा हूँ। सभी केसेस में उनके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टाइम लिमिट थी उसके अंदर आपने उससे क्लैरिफिकेशन मांगी और उसने दे दी। अब उसकी क्लैरिफिकेशन आने के बाद डिसाइड योर एक्शन। देना है तो 7 दिनों में दे दो, नहीं देना है तो 7 दिनों में रिजेक्ट कर दो, लेकिन फाइल दबा करके मत बैठो। अगर आप कुछ भी नहीं मांगेंगे तो 7 दिनों बाद जो होगा वो डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। दिस इज योर डी पार्ट। आर यू ओके? इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज from the date of receipt of clarification information or document furnished by the applicant under sub rule 2। सब रूल 2 में क्या हुआ था? सब रूल 2 में ऑफिसर ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी। जो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करके सक्सेसफुली करा गए थे उनसे 3 वर्किंग डेज में मांगी थी। जो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करने के बावजूद नहीं करा पाए थे सक्सेसफुली 15 डेज में, या जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया था उनसे कितने दिनों में मांगी थी? 21 डेज में। 9(2) में क्लैरिफिकेशन मांगी थी आपने 9 वर्किंग डेज या फिर 21 डेज में, डिपेंडिंग अपॉन द केस ऑफ द पर्सन। उसने क्लैरिफिकेशन भेज दी। अब उसकी क्लैरिफिकेशन के 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर आप सेटिस्फाइड हो तो रजिस्ट्रेशन दे देना, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप रिजेक्ट कर देना, पर फाइल दबा करके मत बैठना, क्योंकि अगर आप फाइल दबा करके बैठ जाओगे यू फेल्स टू टेक एनी एक्शन, ना तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना रिजेक्ट कर रहे हो, तो फिर डीम्ड अप्रूव्ड जो होगा वो मान लिया जाएगा। तो ये बेटा आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सभी प्रोविजंस मैंने आपको करा दिए हैं, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको इसकी एक समरी टेबल जिसमें ये सारी सिचुएशन बिल्कुल प्रॉपर भी दी गई है वो मैंने पेज नंबर 15 पर दी हुई है। आप प्रैक्टिस के लिए उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस रूल 9 में एक छोटी सी अमेंडमेंट और हुई है। जो मेजर थी लिंकिंग वाली थी वो तो पूरी हो गई, एक छोटी सी अमेंडमेंट और हुई है। वो अमेंडमेंट ज़रा और देख लो। वो हुई है 9 सब रूल 4 में, ठीक है। अब 9 सब रूल 4, ये मैं आपको 9(3) एंड 9(4) दोनों लिंक करके पढ़ाता हूँ। एप्लीकेशन आई, कुछ कमी पेशी लगी तो आपने नोटिस से क्लैरिफिकेशन मांगी। नोटिस 3 वर्किंग डेज में देना है या 21 डेज में देना है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एप्लीकेंट कौन से केस का है। अब पर्सन उसका रिप्लाई देता है। अब रिप्लाई देता है, 9 सब रूल 3 कहता है ऑफिसर ने नोटिस से मांगा और पर्सन ने रिप्लाई दिया और वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो कहता है वेयर द पीओ इज सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट ही मे अप्रूव द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डेज। आपने उससे क्लैरिफिकेशन मांगी, उसने दे दी, तो विद इन 7 वर्किंग डेज अगर आप सेटिस्फाइड हो तो 7 वर्किंग डेज में जो है आप अप्रूव कर दो। सर अगर सेटिस्फाइड ना हो तो सब रूल 4, सब रूल 4 कहता है आप क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, पर्सन रिप्लाई नहीं देता है या
सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देता है, वेयर नो रिप्लाई इज फर्निश्ड या वेयर द पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, देन, अब ध्यान से देखिएगा, देन लाइन कहती है ही शेल, ये शेल बेटा लिखा होता था, इसको उन्होंने चेंज करके कह दिया है मे कर दिया है। तो देखते हैं पहले, अमेंडमेंट से पहले लाइन ये कहती थी सामने वाले ने अगर रिप्लाई नहीं दिया या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया, देन ही शेल फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड रिजेक्ट सच एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। सो अमेंडमेंट से पहले की लाइन ये कहती थी कि अगर जो आपने उससे नोटिस में चीज मांगी, उसने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर ऑफिसर रीजंस रिकॉर्ड करेगा एंड एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्म करेगा। अब इन्होंने इस शेल वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद द वर्ड मे, जिसका इंप्लीकेशन क्या जा रहा है कि अगर आप उससे कुछ मांगते हो वो रिप्लाई नहीं देता या वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देता है, देन इन दैट सिचुएशन वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देता है, देन आपके लिए रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करके उसे इंफॉर्म करना मैंडेटरी जो है वो नहीं है। आप मे वर्ड वे वजह से अब आप डिस्क्रिप्शन में आ गए हैं। अब बेटा अब इसकी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन आपको ये लेनी पड़ेगी, अगर आपने उससे मांगा, उसने अगर आपको रिप्लाई किया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो प्लीज ध्यान में देखिएगा, उसने रिप्लाई किया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो प्लीज आप उसको 7 दिनों में उसका एप्लीकेशन जरूर रिजेक्ट कर देना, नहीं तो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। पर हां, अगर आपने उससे कुछ मांगा और उसने रिप्लाई ही नहीं किया, देन इन दैट सिचुएशन अगर वो बदतमीजी कर रहा है कि वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप भी उससे कोई फर्दर कम्युनिकेशन ना करें, चल जाएगा। प्लीज यहां ध्यान रखना, वो अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप उसको इंफॉर्म करें। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप भी उसके साथ कोई कम्युनिकेशन ना करें, चल जाएगा। बिकॉज उस केस में अगर उसने रिप्लाई नहीं किया है तो फिर डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन डेफिनेटली अप्लाई नहीं होंगे। लॉजिकली मेरी बात समझ रहे हो? आप उससे कुछ मांगते हैं, वो अप्लाई नहीं करता, क्या डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा? आंसर इज नो। तो उस केस में कहीं कोई डीम्ड रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता। अगर वो आपके नोटिस को इग्नोर कर रहा है तो आप भी इग्नोरेंट बन जाए, आप कोई एक्शन ना ले तो भी चल जाएगा। रिजेक्ट करते हो तो कर दो, लेकिन नहीं लोगे तो भी जो है वो चल जाएगा। आई होप नाउ ऑल द अमेंडमेंट्स विल बी क्लियर टू यू। तो इसके साथ बेटा हमारी जीएसटी की ये आधार ऑथेंटिकेशन वाली अमेंडमेंट भी जो है वो पूरी हो जाती है। सब मैंने आपको समझा दिया है, चार्ट आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और एक बार के लिए आप इसको जो है अच्छे से अब रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।